अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हाफिज सलमान। आज हमारी फर्स्ट क्लास है रिफ्रेशर बैच की। हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे जानते हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स मुझे नहीं जानते हो, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को अपना करा देता हूँ। मेरा नाम हाफिज सलमान है एंड आई एम currently वर्किंग एज अ हेड ऑफ फाइनेंस इन अ मल्टीनेशनल कंपनी and I completed my articleship from Deloitte, one of the big four firm। इसके अलावा मैं करंटली CFF 6 एडवांस ऑडिट भी पढ़ा रहा हूँ पिछले लास्ट 2 बैच से। अच्छा, उसके अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करी। पहले मैं कैफ 8 फुल कोर्स नहीं पढ़ाता था, लेकिन जब मैंने CFF 6 पढ़ाया, CFF 6 को मैंने देखा इस 2 बैचेस के अंदर, तो उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करी। मैंने ऐसे लोग, मैं जब अपनी आर्टिकलशिप भी कर रहा था तो मैंने ऐसे लोग देखे जो कि मैनेजर हैं, कंपनी में इतने सालों से काम कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं ऑडिट्स को, लेकिन उनका ऑडिट का पर्चा नहीं निकल रहा। इतने सालों से पेपर को दे रहे हैं, इतने सालों से अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन पर्चा पेपर का नहीं निकल रहा। और उनको भी समझ नहीं आ रहा कि सर पेपर रुक क्यों रहा है, इसका रीजन क्या है। देखें, सबसे बड़ा मसला जो है, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि ऑडिट का पेपर सब्जेक्टिव है। ऑडिट का पेपर सब्जेक्टिव है, इसके अंदर जजमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, और आपको जजमेंट को एक्सप्लेन करना आना चाहिए, अपनी बात को जस्टिफाई करना आना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। मटीरियलिटी है, मटीरियलिटी का बेंचमार्क सेलेक्ट करने में आपकी जजमेंट रिक्वायर्ड होती है, उसकी परसेंटेज सेलेक्ट करने में आपकी जजमेंट रिक्वायर्ड होती है। तो ये सारी चीजों के अंदर आपने अपने जजमेंट को प्रूफ करना होता है कि भाई मैं ये क्राइटेरिया सेलेक्ट कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, क्या रीजंस हैं, वो आपको ड्राफ्ट करना आना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो मसला है ना, कि बच्चों को ये चीज प्रॉपर ड्राफ्ट करना नहीं आती, जिसकी वजह से बच्चे बार बार फेल हो रहे होते हैं। और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं बच्चों के कैफ 8 लेवल पर ही वो बच्चों के कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे नहीं होते, जो कि CFEP में भी हडल कर रहे होते हैं, और CFEP लेवल पर भी वो आगे जाके उनके वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते। वो एक रूटीन बेसिस पे अपना एक ऑडिट कर रहे हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट में हमेशा फंसे रहते हैं। जैसे कि वन ऑफ द कॉन्सेप्ट है कि मटीरियलिटी, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड, ठीक है, टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, ये चीजों में फंसे रहते हैं कि सर मटीरियलिटी और परफॉर्मेंस मटीरियलिटी में क्या डिफरेंस है, टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट किस बला का नाम है। तो ये चीजों में अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहा करते हैं। सब्सिक्वेंट इवेंट में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट बच्चों के समझ में नहीं आता। उसमें भी कहीं ना कहीं मैंने देखा है CFF 6 लेवल पे, हालांकि सब्सिक्वेंट इवेंट आप लोग कैफ 8 में भी पढ़ते हैं, लेकिन वो CFF 6 में भी बच्चे स्टक हो रहे होते हैं। गोइंग कंसर्न आप लोग इधर भी पढ़ते हैं, बच्चे वहां स्टक हो रहे होते हैं। तो वहां स्टक होने का रीजन ही यही है कि कैफ 8 लेवल पे कहीं ना कहीं उस लेवल पे शायद आपने नहीं पढ़ा होता, उस तरीके से नहीं पढ़ा होता, जिसकी वजह से बच्चा उधर काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है, काफी ज्यादा उसको चैलेंजेस फेस आते हैं। हालांकि वही सेम सेम कॉन्सेप्ट है, कोई गोइंग कंसर्न का कोई एडवांस लेवल नहीं है, सब्सिक्वेंट इवेंट का कोई एडवांस लेवल नहीं है। तो कुछ ऐसे एरियाज है, पर्टिकुलरली कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज हैं जिसमें बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है, और हमें उस पर्टिकुलर एरियाज को टारगेट करना है, जिसकी वजह से बच्चा फेल हो रहा है। और वन ऑफ द रीजन ड्राफ्टिंग, बच्चे को एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा अपनी जजमेंट को। जो जजमेंटल एरियाज है ना, उसी को एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। जैसे रिस्क हो गए, रिस्क को किस, क्यों आप रिस्क सेलेक्ट कर रहे हो, कौन सी असर्शन हिट कर रहा है, ये आपको आना चाहिए। बच्चे वो चीज सही एक्सप्लेन नहीं कर पाते। बच्चे बाज औकात बिजनेस रिस्क लिख के आ जाते, बच्चे को समझ ही नहीं आता बिजनेस रिस्क क्या है, ऑडिट रिस्क क्या है। ये CFF 6 का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि ये आप लोगों के ऑलरेडी कैफ 8 लेवल का पार्ट है, लेकिन ये एडवांस ऑडिट में बच्चे इधर फंस रहे होते हैं। सर बिजनेस रिस्क, ऑडिट रिस्क का डिफरेंस अभी तक हमें समझ नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं वो पीछे जो बातें पढ़ी वो रिपीट होती हैं CFF 6 में। बच्चे वहां से कंफ्यूजन क्रिएट करते हुए अपने साथ लेके चलते हैं, जो कि कैरी होती है CFF 6 लेवल पे। तो जो रीजन मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि मसला CFF 6 का तो बाद में है, मसला जो है वो कैफ लेवल पर है। बच्चे की जो स्टार्टिंग है, वहीं जहां से ऑडिट
पहला पर्चा वो पढ़ता है, वहीं से कुछ ना कुछ मसला है, तो क्यों ना उधर से ही मसले को सही करा जाए। अच्छा, फिर इसके बाद अभी रिफ्रेशर बैच स्टार्ट हो गया। रिफ्रेशर बैच स्टार्ट जब रिजल्ट आया तो काफ़ी सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, काफ़ी सारे बच्चे ग्रुप्स पर लिख रहे थे कि कहीं ना कहीं चेकिंग आईकेप ने सही नहीं करी, बच्चे ये कमेंट लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए मैंने बार बार बताया ना कि ऑडिट का पेपर ऐसा है, आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आपने सही करा है गलत करा। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी शायद आपने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं करी होंगी। तो अब करें क्या, किस तरीके से इस पर्चे को पास करें, अगर पेपर रुक गया है तो पेपर को अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी के ऊपर पहले तो हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी क्या करनी है। देखिए सबसे पहला काम आपने ये करना होगा कि अपना जो लास्ट अटेम्प्ट का पेपर है, जिसको आज हम डिस्कस भी करेंगे, लास्ट अटेम्प्ट के पेपर को 3 घंटे के टाइम में आप एक दफा वन गो के अंदर उस पेपर को अटेम्प्ट करें। ठीक है, उस वन गो में अटेम्प्ट करने के बाद वो पेपर आप एक दफा किसी टीचर से, अपने टीचर से चेक करवाएं। ठीक है, अगर आपके पास कोई और टीचर अवेलेबल नहीं है जो चेक करे, आप मुझे सेंड कर दें। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको चेक करके इस पे कमेंटिंग कर दूंगा। आप खुद चेक करेंगे तो शायद आप अपने नजरिए से सोचेंगे और उसमें आप शायद कमेंट करेंगे, बोलेंगे मैंने सही तो करा है, लेकिन हो सकता है आपने कितनी सारी मिस्टेक्स करी हो, आपने आंसर को प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं करा हो, आपके हिसाब से वो आंसर सफिशिएंट हो लेकिन आईक्यूब के हिसाब से नहीं हो, टीचर के नजरिए से ना हो। तो आपने एक दफा अपने आंसर्स को चेक करवाना है किसी से, जब जाके आपको समझ में आएगा कि किधर आप गलती कर रहे हैं। जब आपको अपनी गलती आइडेंटिफाई हो जाएगी, क्या आप प्रॉपरली लिख नहीं सक रहे, क्या आप चीजों को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, क्या रीजंस हैं, क्या आपके कॉन्सेप्ट्स कहीं मसला कर रहे हैं, कहीं कॉन्सेप्ट्स का मसला है, जब तक ये चीज आप प्रॉपरली नहीं करेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप चीजों को पहले आइडेंटिफाई करें अपनी गलती किधर है, देन उस गलती पे प्योरली फोकस करें, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने स्ट्रेटजी डिसाइड कर ली कि भाई सबसे पहले हमें लास्ट अटेम्प्ट का पेपर करना है, लास्ट अटेम्प्ट का पेपर करने के बाद हमें उसमें आइडेंटिफाई करना है हमारी गलती किधर है, किस एरिया में हम लैग कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग साइड पे लैग कर रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उधर लैग कर रहे हैं, तो वो चीज हम आइडेंटिफाई करेंगे, देन फर्दर उस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा फोकस करेंगे। हर बच्चे की देखिए डिफरेंट वीकनेस हो सकती है, कोई बच्चा हो सकता है कि यार वो ड्राफ्टिंग साइड पे अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो, वो रिस्क की ड्राफ्टिंग अच्छी ना करता हो, वो प्रोसीजर्स की ड्राफ्टिंग अच्छी ना करता हो, कुछ ऐसे एरिया होंगे जहां वो स्टक हो रहा होगा। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चा कॉन्सेप्चुअली कहीं ना कहीं मसला कर रहा हो कि यार ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे लेट से मटीरियलिटी पीएम का डिफरेंस समझ नहीं आता, मुझे सब्सिक्वेंट इवेंट समझ नहीं आता, तो कहीं ना कुछ वो मसला कर रहा होगा। जब वो आइडेंटिफाई हो जाएगा तो आपका फोकस सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया को इम्प्रूव करना होगा, ना कि पूरे सिलेबस को दोबारा से पढ़ना। देखिए कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि बड़े क्लियर हैं, जिसमें बच्चा कंफ्यूज कभी भी नहीं होता। कौन से ऐसे एरियाज हैं सर? क्वालिफाइड ओपिनियन देना है, क्लीन ओपिनियन देना है, एडवर्स ओपिनियन देना है, डिस्क्लेमर ओपिनियन देना है, बच्चे बच्चे को पता है। रिफ्रेशर जो ले रहा है ना, अगर मैं उसकी क्लास को क्वालिफाइड एडवर्स ये वाली क्लास अगर मैं बार बार पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं बच्चे का टाइम जाया कर रहा हूँ। उसको पता है ऑलरेडी, ये चीजें बड़ी क्लियर है, मतलब वो उसमें इतना ज्यादा क्लासेस लगाने की फोकस करते हैं कि शायद इतनी ज्यादा नीड ना हो, क्योंकि बच्चे को बड़ा क्लियर पता है कि भाई मटेरियल एंड परवेसिव होगा तो अगर मिस स्टेटमेंट है तो इसका इफेक्ट एडवर्स होगा। ठीक है, अगर तो परवेजिव इफेक्ट नहीं है तो क्वालिफाइड होगा, अगर तो इनएबिलिटी है, लिमिटेशन है, तो उस केस के अंदर अगर तो परवेजिव इफेक्ट है तो हमारा डिस्क्लेमर ओपिनियन, अगर तो परवेजिव नहीं है तो क्वालिफाइड ओपिनियन। तो ये तो चीजें रटी हुई हैं, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप इधर तो कॉन्सेप्ट में कुछ मसला होगा। कुछ कॉन्सेप्ट हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट हो गया, गोइंग कंसर्न हो गया, उसमें कुछ ऐसे एरियाज हैं, कुछ ऐसी टेक्निकलिटी है जिधर बच्चा स्टक होता है, तो उधर हमें ज्यादा फोकस करना है। पूरे सिलेबस पे हमें दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है, दोबारा से सारे लेक्चर्स लेने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया को इम्प्रूव करना है अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करके। ठीक है। अच्छा, अब आज की क्लास में, आज की पहली क्लास है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट अटेम्प्ट का एक दफा क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट अटेम्प्ट के जो मेजर मेजर क्वेश्चंस हैं उसको एक दफा हम देख रहे होंगे, ताकि आपको अपनी गलती आइडेंटिफाई हो
कि यार आपने गलतियां किधर करी, ठीक है, वो हमें आइडेंटिफाई हो जाएंगी तो इंशाल्लाह इजीली हम फाइंड आउट कर लेंगे कि भाई मैंने इधर गलती करी, इस तरीके से ड्राफ्टिंग नहीं करी जिस तरीके से होनी चाहिए थी, तो वो चीज़ हमें आराम से आइडेंटिफाई हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने जो लास्ट आइटम का पेपर था उससे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मटीरियलिटी का, मैं समझता हूँ ये वाला क्वेश्चन है ना, मतलब आपको है ना समझ लें कि बिल्कुल मुफ्त के मार्क्स आपको इसमें दिए थे। मटीरियलिटी वाले क्वेश्चन में मुफ्त के मार्क्स आपके पास थे। जिस बच्चे ने इसको अच्छा अटेम्प्ट कर लिया, समझ लें वो एक अच्छा पेपर उसने निकाल लिया। ठीक है, जिस बच्चे ने इसको अच्छा अटेम्प्ट नहीं करा, अगर मटीरियलिटी का आपने क्वेश्चन ये अच्छा नहीं कराना तो मतलब पहले ही क्वेश्चन में आप एग्जामिनर के सामने अपनी इंप्रेशन आपने खराब कर दिया। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, इसके अंदर बनता नहीं था आपका कि यार इस क्वेश्चन को गलत करा जाए। अगर ये क्वेश्चन किसी ने गलत करा है तो मतलब एक सिग्निफिकेंट ब्लंडर मारा है। बहुत इजी क्वेश्चन था मटेरियलिटी का, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं थी। इसको हम एक दफा रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन 1A, यू आर द ऑडिट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द ऑडिट ऑफ कैंडी क्राफ्ट लिमिटेड। मैं इसको कैंडी क्राफ्ट लिमिटेड, a listed company for the year ending 30 September 2024। हमारा ईयर एंड कौन सा है? 30 सितंबर 2024। द ऑडिट टीम असाइंड इन अगस्त 2024। अभी आपको असाइन कब करा गया? अगस्त 2024 में, मतलब ईयर एंड अभी नहीं आया। Gathered the following financial data with the 2024 figures estimated based on quarterly financial statement prepared by CCL। 2024 के आपको एस्टिमेटेड क्लोजिंग नंबर्स बताएं कि रेवेन्यू तकरीबन 10,000 तक हो जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना हो जाएगा, नेट एसेट्स तकरीबन इतने हो जाएंगे, डेट टू इक्विटी रेशियो 991 है, मतलब 9% आपका डेट है और 91% आपकी इक्विटी है। ठीक है, तो ये आपको बता दिया गया है। 2023 अगर देखें तो 9500 रेवेन्यू, 8700, तो रेवेन्यू भी बड़ा कंसिस्टेंट है। ठीक है, ये तो रेवेन्यू बड़ा कंसिस्टेंट है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अगर हम देखें 1905 पहले था, 1980 अब है, फिर 2235, तो ये भी कंसिस्टेंट है। ठीक है, इसमें भी ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है ये। तो आपको याद होगा ना, हमारा बेंचमार्क सेलेक्ट करने में वन ऑफ द फैक्टर ये होता था कि वॉलेटिलिटी हम देखते थे कितना ज्यादा वॉलेटाइल है फैक्टर, अगर तो ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस होती थी तो वो बेंचमार्क हम सेलेक्ट नहीं करते थे। तो इधर तो कंसिस्टेंट है। नेट एसिड्स देखें तो नेट एसिड्स भी हमारे कंसिस्टेंट है। ठीक है, इधर भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि बेंचमार्क सेलेक्ट कौन सा करें, रेवेन्यू, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या नेट एसेट्स। पहले तो हम देख लेते हैं कि कंपनी कौन सी, कैंडी क्राफ्ट्स लिमिटेड, अनलिस्टेड कंपनी। ऐसा लग रहा है शायद कोई मैन्युफैक्चरिंग टाइप की कंपनी है जो कि टॉफीज वगैरह इस टाइप की कोई चीज बनाती है और वो सेल करती है। ठीक है, और लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी का मेजर फोकस क्या होता है कि यार मार्केट में शेयर सर्कुलेट करते हैं। शेयर होल्डर्स का ज्यादा फोकस क्या होगा, या तो मैं डिविडेंड अर्न करूंगा या उससे कैपिटल गेन बनाऊंगा। ठीक है, शेयर की प्राइस इंक्रीज करेगी, और शेयर की प्राइस किस पे डिपेंड करती है? आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड करती है। डिविडेंड किस पे डिपेंड करते हैं? वंस अगेन प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। तो फोकस यूजर का किधर होगा? प्रॉफिटेबिलिटी पे होगा। डेट टू इक्विटी रेशियो आपका क्या है? 991, मतलब 9% डेट है, 91% आपके कौन है? इक्विटी होल्डर्स। इक्विटी होल्डर्स मतलब शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर्स का मेजर कंसर्न क्या होगा? प्रॉफिट। डेट वाले अगर ज्यादा होते तो शायद उनका कंसर्न नेट एसेट्स होता। अगर डेट वाला रेशियो ज्यादा होता, अगर 90 डेट होता, 9 शेयर होल्डर्स होते, इक्विटी होती, तो फिर उस केस में हमारा नेट एसेट ज्यादा फोकस होता एज कंपेयर टू प्रॉफिट। ठीक है, तो इस केस के अंदर हमारा फोकस किधर है? प्रॉफिट है, वॉलेटाइल भी नहीं है, कंसिस्टेंसी है, तो हमारा बेंचमार्क क्या होगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, मटेरियलिटी कैलकुलेट करनी थी। 2235 का आप सिंपल 5% ले लोगे, मटेरियलिटी कैलकुलेट कर लोगे और रीजंस बता दोगे, रीजन जो अभी हमने डिस्कस करे कि यार पहली चीज डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, आपने बोला कि यार मेजर कौन है?
मेजर है इक्विटी होल्डर, जो कि शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स का फोकस किधर होता है? लिस्टेड कंपनी है, शेयर होल्डर्स का फोकस क्या होगा कि यार मैं इससे डिविडेंड बनाऊं या तो कैपिटल गेन बनाऊं। ठीक है, क्या डिविडेंड कैसे बनता है? प्रॉफिट आएगा तो डिविडेंड मिलेगा, ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। प्रॉफिट नहीं आएगा तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। और शेयर की वैल्यू कब बढ़ती है? जब प्रॉफिट्स अच्छी कंपनी बनाती है। अगर तो प्रॉफिट्स नहीं बनाएगी तो शेयर की वैल्यू भी आपकी कम हो जाती है। तो ये चीज क्लियर है, ये फैक्टर्स आपने बताने हैं। और ये भी बताना है क्योंकि लिस्टेड एंटिटी है तो जाहिर है उसके शेयर होल्डर्स पब्लिक होंगे, उसका ज्यादा फोकस ये वाले एरियाज पे ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीज आपने बतानी है। और दूसरी चीज आपने बताना है कि भाई कंसिस्टेंसी है। तो ये वन बाय वन फैक्टर्स को बताना है। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे नॉर्मली बोलते हैं भाई बेंचमार्क जो है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ठीक है, और कैलकुलेट कर लेते हैं मटेरियली 2235 मल्टीप्लाई बाय 5% करा, दैट्स इट, आंसर कंप्लीट। 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स में हम इतना ही करेंगे। भाई 3 मार्क्स का मतलब आपका पता है क्या है? 3 मार्क्स का मतलब आपके पास तकरीबन कम से कम 5 मिनट्स आपके पास हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। 5 मिनट बहुत होते हैं, अच्छा खासी चीजें आप 5 मिनट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आराम से इस क्वेश्चन को करें, मटेरियलिटी कैलकुलेट करें, रीजंस बताएं, देन मूव ऑन हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद बी पढ़ते हैं। बी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऑन 25 सितंबर 2024, अभी भी ईयर एंड नहीं हुआ है, अभी भी ईयर एंड नहीं हुआ है, 25 सितंबर 2024, अ फायर इंसिडेंट अकर्ड at CCL resulting in damage to some on the plant machinery and inventory. This led to the impairment of the damaged plant and machinery and the write down of the damaged inventory to its net realizable value. At year end, after incorporating these adjustments, the estimated figures have actualized, and they now stand at revenue 9,000, profit before tax 50 million, 7,700 net assets. सर क्या कह रहा है समझ ही नहीं आया, ऊपर से चला गया। देखें क्या इधर ये रहा है कि एक 25 सितंबर को फायर इंसिडेंट अकर हुआ, जिसके अंदर जो आपकी प्लांट एंड मशीनरी थी वो आपकी समझ लें जल गई, खराब हो गई उस इंसिडेंट की वजह से। जब कोई भी ऐसी चीज होती है तो इसका मतलब यह है कि अब वो चीज क्या हो गई? इम्पेयर हो चुकी है। इम्पेयर हो चुकी है। इम्पेयरमेंट कब रिकॉर्ड करते हैं? इम्पेयरमेंट जब रिकॉर्ड करते हैं जब आपकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ठीक है, लेस कॉस्ट टू सेल, या फिर आपकी जो वैल्यू इन यूज है, इन दोनों का विच एवर इज हायर, वो कैरिंग अमाउंट से कम हो जाए। कैरिंग अमाउंट से अगर वो कम हो जाए तो आपकी इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करनी होती है। जब जाहिर है एक अगर प्लांट एंड मशीनरी जल गई, खराब हो गई, तो मतलब उसकी फेयर वैल्यू भी कम हो गई होगी, उसकी वैल्यू इन यूज भी कम हो गई होगी। जब वो कम हुई होगी तो मतलब कैरिंग वैल्यू से कम हुई होगी तो उसके ऊपर इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करना बनता होगा। तो इसी तरीके से मैनेजमेंट ने उस इम्पेयरमेंट को रिकॉर्ड कर दिया। जब वो करा, पहले रिकॉर्डेड नहीं थी क्योंकि आप पहले किधर खड़े हुए थे? पहले तो आप अगस्त में खड़े हुए थे। अब 25 सितंबर को ये इंसिडेंट हुआ है बिफोर दी ईयर एंड, अभी ईयर एंड आया नहीं है। ठीक है, जब 25 सितंबर को ये इंसिडेंट हुआ और इम्पेयरमेंट आपने रिकॉर्ड करी, तो फिर आपके रेवेन्यूज क्या होगा? आपके रेवेन्यूज हो गए 10,000 से 9,000। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,235 से किधर आ गए? 50 मिलियन पे। नेट एसेट्स आपके किधर आ गए? 7,700 पर। ये बात समझ में आ रही है? तो आपकी वैल्यूज, एक्चुअल वैल्यूज चेंज हो गई। तो अब जब एक्चुअल वैल्यूज चेंज हो गई तो अब मटीरियलिटी पे इसका इम्पैक्ट क्या आएगा भाई? मटीरियलिटी पे क्या आएगा? आपने तो कैलकुलेट करी थी मटीरियलिटी 2,235 पर। ठीक है, अब आपके प्रॉफिट की फिगर क्या है? 50 मिलियन। अगर हम 50 को कंपेयर करें 1,980 से 2023 के, 2022 के 1,905 से, तो सिग्निफिकेंट वॉलेटाइल इधर हमें बेंचमार्क दिख रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, जिसमें सिग्निफिकेंट चेंज आया। 1,900 की फिगर में अराउंड पहले चल रहा था और अचानक से 50 मिलियन पे आके खड़ा हो गया। तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे? उस केस के अंदर आप
प्रॉफिट बिफोर टैक्स का बेंचमार्क नहीं ले रहे होगे, आप कोई ऑल्टरनेट बेंचमार्क देखोगे। जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका बेंचमार्क आप नहीं लेते तो ऑल्टरनेट बेंचमार्क आपके पास अवेलेबल होता है। इस टाइप की एंटिटीज में नॉर्मली शेयर होल्डर्स का फोकस, दूसरा फोकस होता है रेवेन्यू, रेवेन्यू पे ज्यादा फोकस होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, रेवेन्यू बेंचमार्क लोगे। अगर रेवेन्यू को देखें तो रेवेन्यू अराउंड सही है, 9,000 हो गया है। ठीक है, लेकिन 9,000 अगर कंपेयर करें तो पहले 9,500 था, 8,700 था, तो इसी रेंज में है। 8,700 से लेके 9,500 की रेंज में है। ठीक है ना, कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं है, कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिक्लाइन भी नहीं है, विद इन रेंज है। तो आपके लिए सुटेबल बेंचमार्क क्या होगा, 9,000 रेवेन्यू बेंचमार्क। अब आपको मटीरियलिटी, रिवाइज्ड मटीरियलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आपने पढ़ा होगा ना कॉन्सेप्ट रिवाइज मटीरियलिटी का, तो रिवाइज मटीरियलिटी आपने कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब आप किसका लोगे, 9,000 का 1% ले रहे होगे, ये आपकी मटीरियलिटी होगी। ठीक है, अच्छा फिर अब 9,000 का अगर 1% लोगे तो आपकी कोई अराउंड आ जाएगी 90 मिलियन। ठीक है, 90, अब 2 to 3 5 का अगर 5% लोगे, वो कुछ आपकी ज्यादा बन रही होगी आपकी फिगर। ठीक है, अब आपकी मटीरियलिटी पहले से कम हो गई, लेट्स से मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर हम फर्दर उसको सजेस्टेड आंसर भी देखेंगे। अगर तो आपकी 100 मिलियन पहले आपकी मटीरियलिटी थी, ठीक है, जो आपने पहले कैलकुलेट करी थी, लेकिन अब आपकी क्या हो गई, 90 मिलियन हो गई। अब आपकी मटीरियलिटी कम हो गई, मटीरियलिटी का कम होना, अब जाहिर है अच्छा मटीरियलिटी का कम होना मतलब कि अब हम हमारी जो मिस स्टेटमेंट जितनी भी हमने एक्यूमुलेट करी होंगी बाय परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स, जो भी हमने मिस स्टेटमेंट एक्यूमुलेट करी होगी, अब वो हम कंपेयर किससे करेंगे, इस 90 मिलियन से कर रहे होंगे। अगर तो 90 मिलियन से वो मिस स्टेटमेंट क्रॉस करेंगी तो हमारा ओपिनियन में चेंज आ जाएगा, अगर तो वो 90 से क्रॉस नहीं करेंगी तो हमारा ओपिनियन क्लीन ओपिनियन होगा। अब 100 मिलियन से हम कंपेरिजन नहीं करेंगे। अच्छा साथ ही साथ अब हमें ये भी एक चीज देखनी होगी, क्या हमें परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को रिवाइज करने की जरूरत है। जाहिर है मटीरियलिटी अगर चेंज हुई है तो क्या परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को चेंज करने की जरूरत है, ये चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या रिस्क में कोई चेंज आया है, क्या इम्पेयरमेंट के रिकॉर्ड होने से कोई रिस्क में सिग्निफिकेंट चेंज आया है, कोई ऐसा तो नहीं कि ये 90 मिलियन आपकी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी से, आपकी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी से कम हो, आपकी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी हो सकता है 95 हो और आपकी रिवाइज मटीरियलिटी 90 हो, तो मतलब आपकी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी आपकी मटीरियलिटी से ज्यादा, मटीरियलिटी से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि यार ज्यादा तो नहीं हो सकती। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी क्या होती है, हमेशा कम होती है आपकी मटीरियलिटी से, ताकि आप थोड़ा ज्यादा काम कर सको, ताकि आप ज्यादा काम कर सको। आपका जो रिस्क है ओवरऑल एग्रीगेशन रिस्क, कि यार कोई मेरे से मिस स्टेटमेंट रह ना जाए, तो आप ज्यादा काम करते हो। तो जाहिर है अगर तो आपकी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी मटीरियलिटी से ज्यादा होगी तो आप ज्यादा काम तो नहीं करोगे, आप तो कम काम करोगे। तो उस केस के अंदर आपको अपनी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी रिवाइज करनी पड़ेगी। आपने परफॉर्मेंस मटीरियलिटी अगर चेंज करी तो इसका मतलब ये है कि आपने जितने भी प्रोसीजर्स परफॉर्म करे वो भी आपने चेंज करने पड़ेंगे। अगर आपने टीओसीज करे तो हो सकता है टीओसीज में जहां आपने 10 सैंपल सेलेक्ट करा वहां आपको 15 सैंपल सेलेक्ट करने पड़ जाएं। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी चेंज होगी तो परफॉर्मिंग स्टेज पे इफेक्ट आएगा, परफॉर्मिंग स्टेज पर भी इफेक्ट आएगा और प्लानिंग स्टेज पर भी इफेक्ट आएगा। जहां आपने प्लान करा था कि ये वाले एरिया का मैं ऑडिट नहीं करूंगा, हो सकता है कि अब परफॉर्मेंस मटीरियलिटी चेंज होने के बाद आपको लगे कि यार ये वाला एरिया भी मुझे टेस्ट करना पड़े। ठीक है, जहां आपने 10 सैंपल करे हो सकता है आपको 12 सैंपल टेस्ट करने पड़े, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी चेंज हो गई है। ठीक है, सिर्फ मटीरियलिटी चेंज होने से आपके परफॉर्मिंग स्टेज पर, प्लानिंग स्टेज पर इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ कंक्लूडिंग स्टेज पर इफेक्ट आएगा जब आप मिस स्टेटमेंट को अक्यूमुलेट करोगे। लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को आपको चेंज करना पड़ता है, जो मैंने आपको रीजंस बताए, वन ऑफ द रीजन ये हो सकता है कि भाई रिस्क, आप बोलोगे भाई इंपेयरमेंट की वजह से कोई मुझे रिस्क ऐसा लग रहा है जिसकी वजह से मैं परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को रिवाइज करूं, वन ऑफ द रीजन ये हो सकता है।
दूसरा रीजन ये कि आपकी मटीरियलिटी इतनी कम हो जाए कि वो आपकी जो पहले आपकी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी थी उससे भी कम हो जाए मटीरियलिटी, आपकी रिवाइज्ड मटीरियलिटी, तो आपको फिर परफॉर्मेंस मटीरियलिटी भी रिवाइज करनी पड़ेगी। यहां तक चीजें क्लियर हैं। एक दफा हम इसका सजेस्टेड आंसर भी साथ साथ देख लेते हैं आई कैप का। देखिए सिंपल सी चीज है, इसने भी वही एक्सप्लेन करा है। CCL इज अ लिस्टेड एंटिटी, डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 9:1 है, तो बहुत ही लिमिटेड बोरोविंग्स हैं इसकी। ठीक है, मेन यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कौन है? शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, CCL expected to report profits is the primary users of the financial statement आर शेयर होल्डर्स हैं। उनका फोकस किधर होगा? उनका फोकस प्रॉफिट पे होगा, डिविडेंड्स पे होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हम बेंचमार्क लेंगे, 5% इसने निकाल लिया, तो वो कोई 111 बन रहा है, 111.75। ठीक है, अच्छा अब ये कह रहा है कि भाई जाहिर आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका चेंज हो गया है, उसका नंबर चेंज हो गया है, वो 50 मिलियन पर चला गया है, तो इस केस में ऑडिटर को क्या करनी पड़ेगी? अपनी मटीरियलिटी को रिवाइज करनी पड़ेगी। अब उसको क्या लेना पड़ेगा? अपना रेवेन्यू बेंचमार्क लेना पड़ेगा, क्योंकि वो बेंचमार्क स्टेबल है। रेवेन्यू आप लेंगे तो वो आपकी 90 मिलियन बन जाएगी। जैसे ही आपकी मटेरियलिटी रिवाइज होगी तो आपने कंसीडर करना होगा कि यार आपको क्या परफॉर्मेंस मटेरियलिटी रिवाइज करने की ज़रूरत है। अगर तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी रिवाइज होगी तो जाहिर है आपको सारे प्रोसीजर वगैरह वो सारी चीज़ें भी आपने रिवाइज करनी होंगी। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 हम देखते हैं। You are part of the audit team for Metal Private Limited, a rapidly growing family-owned manufacturing company specializing in industrial machinery for the year ended 30 June 2024. During the year, MPL expanded its operations by opening a production facility in a new region with a low operational cost. It was expected that MPL would continue to demonstrate fast-paced growth at the new facility as well. However, this new facility has faced significant challenges, including delays in production, higher than expected cost, and quality control issues. These issues have led to an accumulation of inventory at the new facility. In response, MPL has decided to establish a separate internal audit function for this new facility and is conducting interviews for a chief internal auditor and 2 support positions. Management is under significant pressure to demonstrate the success of the new facility to directors and other stakeholders. Discuss the inherent and control risk present in this scenario. सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि इधर इनहेरेंट रिस्क क्या है और कंट्रोल रिस्क क्या है। सबसे पहले आपने इनहेरेंट रिस्क, आपके पास मैं आपको टाइम देता हूँ, इस वीडियो को पॉज करें थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और इसको फिर सोचें कि यार इनहेरेंट रिस्क इधर क्या क्या है। ठीक है, खुद से एक दफा ब्रेन स्टॉर्मिंग करें और सोचें कि यार इधर इनहेरेंट रिस्क क्या थे जो कि हमने पेपर के वक्त आइडेंटिफाई करे, क्या लिखने चाहिए थे। एक दफा सुकून से इसको सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार हमारे इनहेरेंट रिस्क हैं। ठीक है, सबसे बड़ा मसला इनहेरेंट रिस्क क्या होगा इधर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड के यार सबसे बड़ा मसला मैनेजमेंट इज अंडर सिग्निफिकेंट प्रेशर टू डेमोस्ट्रेट द सक्सेस ऑफ द न्यू फैसिलिटी टू डायरेक्टर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। भाई मैनेजमेंट जो है बहुत ज्यादा प्रेशर में है कि उसको न्यू फैसिलिटी का सक्सेस शो करना है कि भाई न्यू फैसिलिटी बहुत अच्छे चल रही है, ये जो हो रहा है वो हो रहा है, तो एक सक्सेस शो करना है। तो उस केस में प्रेशर है मैनेजमेंट के ऊपर। अब जाहिर है जब भी प्रेशर होता है, आपने पढ़ा है जब भी आपके ऊपर प्रेशर होता है, मैंने इसके अलावा भी जब हम लोन लेते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट लेते हैं, या फिर ये एक वन ऑफ द प्रेशर है, तो उस प्रेशर में आप हमेशा क्या करने की कोशिश करते हैं? फ्रॉड, मैनिपुलेट करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि हम बड़ा चढ़ा के नंबर्स को बताएं। ठीक है,
अपने सक्सेस को अचीव करके बताएं कि भाई हमने हमने सक्सेस कर लिया। ठीक है, तो जब भी प्रेशर होगा आप क्या करोगे, मैनिपुलेशन करने की कोशिश करते हो। वन ऑफ द इनहेरेंट रिस्क क्या है कि आप मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि आपके पास क्या है, सिग्निफिकेंट प्रेशर है। ठीक है, दूसरी चीज, अच्छा जी, ये वाली लाइन पढ़ते हैं। However, this new facility has faced significant challenges, including delays in production, higher than expected cost, and quality control issues. These issues have led to accumulation of inventory at the new facility. देखिए मसला क्या हुआ, न्यू फैसिलिटी जब आप बनाने लगे तो पहला मसला ये हो गया कि वहाँ डिलेज आना शुरू हो गए। ठीक है, डिलेज आना शुरू हो गए, काम बढ़ता चला गया। दूसरी चीज कि जो आपकी प्रोडक्शन थी, प्रोडक्शन में डिलेज आना शुरू हो गए। कॉस्ट जो थी आपकी, आपने एक्सपेक्ट करी थी लेट्स से 100 रुपए में चीज हो जाएगी, लेकिन आपकी कॉस्ट जो है बढ़ गई, 120 हो गई। तो जो आपके पास ऑलरेडी इन्वेंट्रीज पड़ी हुई थी, जाहिर है आपके ऑपरेशंस जो हैं वो अभी तक सही से रन नहीं हो रहे, न्यू फैसिलिटी पे आपकी कंप्लीट नहीं हो रहा, डिलेज आने शुरू हो रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं हो रही। तो जो इन्वेंट्री आपकी पड़ी हुई थी न्यू फैसिलिटी पर, वो पाइल अप होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि अभी तक आपके ऑपरेशन रन नहीं हुए, आपने सेलिंग नहीं स्टार्ट करी, तो वो पाइल अप होना स्टार्ट हो गई। जब वो पाइल अप होना स्टार्ट हो गई तो दूसरा रिस्क क्या आ गया आपके पास, इन्वेंट्री ऑब्सोलीट का मसला आ गया। हो सकता है कि इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई हो, और मैनेजमेंट ने वो इन्वेंट्री की वो, जब इन्वेंट्री ऑब्सोलीट होगी तो मसला क्या आएगा, उसकी एनआरवी कम हो जाएगी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। जब एक चीज खराब हो जाती है तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो उस प्राइस पे नहीं बिकेगी जिस प्राइस पे आप बेचना चाहते हो, वो कम प्राइस पर बिकेगी। जब वो कम प्राइस पर बिकेगी तो मतलब वो अपनी कॉस्ट से कम प्राइस पे बिक रही होगी, उसकी एनआरवी कम हो गई होगी। जब एनआरवी कम होगी तो आप क्या रिकॉर्ड करते हो, एनआरवी लॉस। तो हो सकता है मैनेजमेंट ने वो एनआरवी लॉस रिकॉर्ड ना करा हो, तो रिस्क इस बात का है कि एनआरवी लॉस रिकॉर्ड ना करा हो। इधर रिस्क क्या था कि भाई पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हो सकता है उसने मैनिपुलेट करा हो। ठीक है, अच्छा जी, और इसके अलावा और क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आप आइडेंटिफाई करेंगे, अगर हम इसको एक दफा यहां से देखें। अच्छा, इसके अलावा एक और एक रिस्क है कि भाई न्यू फैसिलिटी आप किधर खोल रहे हो, ये एक दफा हम देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एमपीएल एक्सपेंडेड इट्स operations by opening a production facility in the new region with low operational cost। एक दूसरे रीजन में जाके आप खोल रहे हो, लेट्स से मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, मैं बोलूँ कि यार बांग्लादेश में हम कोई चीज ओपन करते हैं, ठीक है, नया बिजनेस, अपनी एक ब्रांच ओपन करते हैं, या फिर अपनी एक सब्सिडरी ओपन करते हैं, अपनी एक फैसिलिटी ओपन करते हैं दूसरे एक रीजन में जाके। लेट्स से मैंने बोला बांग्लादेश में करते हैं, या फिर मैंने बोला लेट्स से नेपाल में करते हैं, या फिर अफगानिस्तान में करते हैं, तो दूसरे रीजन में मैं जा रहा हूँ। अब जब मैं दूसरे रीजन में जाता हूँ तो वहाँ के डिफरेंट लॉज होते हैं, वहाँ के डिफरेंट रेगुलेशंस होती हैं। ठीक है, हो सकता है मैं उन लॉज एंड रेगुलेशन से अवेयर ना हूँ कि भाई मुझे ये भी करना होगा। मुझे, अगर मैं लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ तो मैन्युफैक्चरिंग में मैं इधर पाकिस्तान की तरह नहीं कि भाई धुआं हवा में मैंने फेंक दिया, वहाँ ऐसा नहीं कर सकते। अगर कोई वेस्ट है तो उसको मुझे मुझे प्रॉपर डिस्पोज करना पड़ेगा। जो भी, और जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं, हो सकता है कि मैं उनकी नॉन कंप्लायंस कर दूं क्योंकि मैं उससे अवेयर ना हूं, जिसकी वजह से हो सकता है मेरे ऊपर कोई पेनल्टी आ जाए। अगर तो कोई पेनल्टी आ जाएगी तो मुझे रिस्क क्या होगा, रिस्क ये होगा कि हो सकता है मैंने उसका प्रोविजन, या फिर अगर उसका डिस्क्लोजर देना चाहिए एज पर IS-37 कंटीजेंट लायबिलिटी का, तो हो सकता है मैंने वो डिस्क्लोजर या उसका प्रोविजन बुक ना करा हो। तो ये मेजर रिस्क है जो कि इनहेरेंट रिस्क है। कौन कौन से रिस्क, पहला रिस्क हमने आइडेंटिफाई करा प्रेशर वाला, ठीक है, जो कि मैनिपुलेशन करेगा। दूसरा हमने आइडेंटिफाई करा इन्वेंट्री वाला, ठीक है। तीसरा हमने आइडेंटिफाई करा कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हैं। अच्छा, अब कंट्रोल रिस्क पर आ जाते हैं। कंट्रोल रिस्क में सबसे बड़ा मसला, पहली चीज कि भाई फैमिली ओन्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है।
फैमिली ओन्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मतलब ही क्या होता है कि भाई आप अगर फैमिली ओन्ड है तो उसमें मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल बहुत आराम से हो जाते हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं होती। घर की कंपनी है, ठीक है भाई इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर देंगे। सेठिया कल्चर कंपनी होती है तो उसमें कंट्रोल ज्यादा फॉलो नहीं होते। एक वन ऑफ द मसला तो ये है कंट्रोल रिस्क। दूसरा मसला कि भाई अभी अभी तो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बनाने का सोच रहे हैं, डिसाइड करा है। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट पहले नहीं था। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का होता क्या है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट करता क्या है? सबसे मेन चीज वो करता है मॉनिटरिंग, कि भाई क्या कंट्रोल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है, क्या इफेक्टिवली कंट्रोल्स काम कर भी रहे नहीं कर रहे। अगर तो कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे तो वो तो कंट्रोल्स को काम करवाएगा कि भाई ये चीज आपने फॉलो करनी है। या तो कंट्रोल्स का डिजाइन ठीक नहीं होगा या वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ होगा तो वो उसको इम्प्लीमेंट करवाएगा। डिजाइन सही नहीं होगा तो डिजाइन चेंज करवाएगा। अगर तो कंट्रोल है नहीं तो कंट्रोल नया इम्प्लीमेंट करवाएगा, उसको डिजाइन करेगा। ठीक है, तो वो उसका स्पेसिफिक रोल होता है। अगर तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन इस टाइप का कोई नहीं है जो कि कंट्रोल्स की मॉनिटरिंग करे, तो मतलब एक सिग्निफिकेंट कंट्रोल्स की डेफिशिएंसी है, कंट्रोल इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा वीक है। तो ये एक वन ऑफ दी कंट्रोल रिस्क का मसला है। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम इसको एक दफा हम उधर से भी देख लेते हैं, सजेस्टेड आंसर से। सजेस्टेड आंसर में हमने यही बात करी कि भाई पहली चीज के कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन का मसला। ठीक है, दूसरी चीज कि आपकी जो इन्वेंट्री ऑब्सोलीट होने का मसला था, जिसकी वजह से हो सकता है कि एनआरवी पे आपको बुक करनी चाहिए थी, आपने एनआरवी लॉस बुक ना कराओ, एक इनहेरेंट रिस्क ये है। दूसरा रिस्क कि यार आपकी जो मैनेजमेंट है वो अंडर प्रेशर है, तो जाहिर है वो अकाउंटिंग प्रैक्टिस ऐसी चूज करेंगी जिससे ज्यादा से ज्यादा वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ा के बताए, रेवेन्यू ज्यादा रिकॉर्ड करे, इन्वेंट्री ज्यादा रिकॉर्ड करे। तो वो कोशिश करेंगे कि यार हम एनआरवी लॉस आ रहा है तो एनआरवी लॉस को बुक ना करें, रेवेन्यू अर्ली रिकॉग्नाइज कर लें। तो वो कुछ ना कुछ करके अपने फाइनेंशियल्स को मैनिपुलेशन करेंगे ताकि हम एक अच्छी पोजीशन दिखा सकें। ठीक है, तो वो चीजें हैं। कंट्रोल रिस्क में हमारा इंटरनल ऑडिट फंक्शन पे बात हो गई कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन नहीं है तो जाहिर है कंट्रोल इन्वायरमेंट की सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। फिर इसके अलावा फैमिली ओन बिजनेस है तो मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल उधर करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। मैनेजमेंट बोलेगी भाई ये कर दो तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें कोई कंट्रोल्स फॉलो नहीं होते, ये तो ये सबसे बड़ा मसला है। ठीक है, तो देखें चीजों को, पहली चीज तो ये देख लें, जो जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पहली चीज तो ये असेस करें कि आप लोगों ने इसी तरीके से चीजों को पिक करा था। पहली चीज, अगर तो पिक कर लिया था आपने, आप बोल रहे हैं कि यार सर मैंने यही प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसी तरीके से लिया था, सर मैंने ये वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने रेवेन्यू इसी तरीके से लिया था। अब सवाल ये है, मैंने ये भी आइडेंटिफाई कर लिए थे तीनों पॉइंट्स, मतलब आप पिक सही कर रहे हो, आपके कॉन्सेप्ट सही है, इधर मसला नहीं है। आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड सही कर रहे हो, इंटरप्रेट सही कर रहे हो, सारी चीज आपकी सही है। अब दूसरी चीज ये देखो, क्या जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ भाई ये फैक्टर्स लिखने थे, इस तरीके से आंसर को लिखना था, क्या आपने उस तरीके से प्रॉपरली अपने आंसर को प्रेजेंट करा एग्जामिनर के सामने? देखिए दो चीजें बड़ी डिफरेंट हैं। एक चीज होती है कि आपने समझा ही नहीं, समझा नहीं तो कल लिखेंगे भी सही नहीं। ठीक है, एक होता है समझ लिया मैंने, क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया, मैंने पिक भी कर लिया, मुझे कॉन्सेप्ट भी पता चल गया भाई ये चीज करनी है। लेकिन अगर मैं अपनी चीज को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, अपनी चीज को सेल नहीं कर पा रहा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। मैंने एक प्रोडक्ट बना दिया, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, शानदार प्रोडक्ट है, लेकिन मार्केट में अगर मैं उसको सेल नहीं कर सकता तो मैं कुछ भी उससे जनरेट नहीं कर सकता, कोई रेवेन्यू नहीं बनाऊंगा। तो इसी तरीके से ऑडिट पेपर का भी यही है। अगर आपने क्वेश्चन को पिक कर लिया मतलब आपने प्रोडक्ट बना ली, लेकिन अब प्रोडक्ट को सेल भी तो करना है ना एग्जामिनर के सामने। सेल करने के लिए आपने ड्राफ्टिंग ऐसी करनी पड़ेगी ताकि वो उस ड्राफ्टिंग को देख के समझ जाए कि आपको इस तरीके से ड्राफ्टिंग, ये आपने आंसर लिखा है। ठीक है, जो चीज आपने पिक करी है वो वही आप लिख रहे हो। बच्चे सही से उसको ड्राफ्ट नहीं कर पाते, उसको लिख नहीं पाते, एग्जामिनर को प्रेजेंट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं। और बच्चे फिर बोलते हैं सर मैंने गलती करी क्या है, गलती ये करी है आपने प्रेजेंट सही नहीं करा। ठीक है, क्वेश्चन 3, you are the auditor of Gilori Cosmetics Limited, a leading cosmetic company for the year ended 30 June 2024. GCL is known for its various high quality cosmetic products.
During the year, GCL discovered that some of its product had traced of banned substance. However, GCL has not been able to quantify the actual presence of such substance. No complaints have been received by GCL in this respect. मसला क्या है? मसला ये कि वो GCL क्या करता था, प्रोडक्ट्स बनाता था, तो जाहिर है वो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करता था, तो रॉ मटेरियल्स किसी ना किसी से लेता था। रॉ मटेरियल जब किसी से लेता था तो उसमें रॉ मटेरियल्स जो बन आपके पास थे उसमें इंग्रेडिएंट कुछ ऐसे थे जो कि बैंड इंग्रेडिएंट्स थे, ठीक है। तो उसको ये बात ट्रेस हुई कि भाई इधर तो इसमें बैंड इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं, तो भाई ये तो प्रोडक्ट के लिए अनहेल्दी होगा। प्रोडक्ट के लिए अनहेल्दी होगा, हो सकता है कि भाई बैंड इंग्रेडिएंट्स अगर यूज आपने करे हैं तो उसके ऊपर आपके पास केस हो सकता है। कोई भी कस्टमर आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है, आपको प्रोडक्ट रिकॉल करनी पड़ सकती है, ठीक है ना। आपके ऊपर एक ह्यूज पेनल्टी की अमाउंट भी आ सकती है, मीडिया में बात सर्कुलेट हो सकती है, बहुत सारे रिस्क हैं। अच्छा जी, इन अ बिड टू रिमूव banned substances from its product in January 2024, GCL signed contract with Organic Metals Limited। अभी ईयर एंड हुआ नहीं है, इसने ईयर एंड से पहले इसने क्या करा, जनवरी 2024 में इसको जब चीज आइडेंटिफाई हुई तो इसने फौरन दूसरी पार्टी से कांटेक्ट करा। उसने बोला भाई अब मैं आपसे रॉ मटेरियल्स परचेज करा करूंगा, ये वाले रॉ मटेरियल जिससे परचेज करता था वो तो बैंड इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर शामिल हैं, ठीक है। तो उसने क्या करा भाई, दूसरे किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। GCL स्टार्टेड procuring new organic raw materials for all of its products from OML. The contract specifies that OML will deliver the raw material continuously over the next 2 years. 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर ले, 2 साल तक भाई आप ही दोगे। According to terms, OML bills GCL on the 15th of each month for the raw materials delivered during the preceding month. GCL is given a credit of 60 days to settle each invoice. सबसे पहले तो आपने क्या करना है, evaluate the impact। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, evaluate the impact of the presence of the banned substance and the payment terms with the new supplier on the audit of GCL। क्या ऑडिट पे फर्क पड़ेगा इस पूरे चीज का? अच्छा, अगर हम सिनेरियो को देखते हैं, भाई मैं एक ऑडिटर हूँ, इसने लिखा क्या है, भाई मैं एक ऑडिटर हूँ, ईयर एंड क्या है ये है, ठीक है। ये सारी बातें इसने करी कि भाई जनवरी में ये चीजें हुई, ठीक है। आपको आपको एवेलुएट करना है, ऐसा लग रहा है मैं भी बिल्कुल इनिशियल फेज में हूँ, अभी मैं प्लानिंग फेज में हूँ, मैं प्लान कर रहा हूँ कि भाई इन चीजों का इम्पैक्ट क्या होगा ऑडिट पर, ऑडिट में किधर मुझे ज्यादा फोकस करना है, प्लानिंग फेज में हूँ। प्लानिंग फेज में ज्यादा मेरा टारगेट क्या होता है कि मैं रिस्क आइडेंटिफाई करता हूँ कि भाई रिस्क की बेसिस पे मुझे इधर फोकस करना है। तो ये मैं चीज कर रहा हूँ कि भाई मुझे रिस्क आइडेंटिफाई करना है। इधर एवेल्युएशन का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है कि भाई मुझे रिस्क आइडेंटिफाई करना है। हर जगह हर फेज में हो सकता है डिफरेंट आपका एवेल्युएट का मतलब हो, ठीक है। तो इधर अभी आप प्लानिंग फेज में है, तो एवेल्युएट इस इम्पैक्ट को अगर आपने करना है तो मतलब आपने कुछ रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं। पहला मसला, पहला मसला कि यार अगर तो आपने बैंड सब्सटेंस को यूज करा है, बैंड सब्सटेंस को अगर आपने यूज करा है, अभी तो फॉर द टाइमिंग आपने कर लिया, किसी ने कंप्लेंट नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, लेकिन हो सकता है कि बाद में पता चल जाए तो आपके ऊपर पेनल्टीज आ जाए। बात समझ में आ रही है? हो सकता है पेनल्टीज आ जाए, और वो पेनल्टी का प्रोविजन आपको रिकॉर्ड करना चाहिए, कहीं लिखा हुआ होगा ना लॉज एंड रेगुलेशन में कि भाई अगर तो बैंड सब्सटेंस यूज करोगे तो उसका इम्पैक्ट ये होगा, ये पेनल्टीज होंगी। तो उसका कुछ ना कुछ प्रोविजन या कंटीजेंट लाइबिलिटी आपको बुक करनी चाहिए, आपने बुक ही ना करी हो, ठीक है। दूसरी चीज, बैंड सब्सटेंस यूज करा, हो सकता है कल को पता चल जाए, आपको प्रोडक्ट रिकॉल करने का बोला जाए, लॉज एंड रेगुलेशन बोले भाई आपको प्रोडक्ट रिकॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट रिकॉल आपने करनी पड़ेगी, सेल्स रिटर्न आपने रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसका प्रोविजन बुक करना पड़ेगा। बातें समझ में आ रही हैं? तो पहली चीज पेनल्टी, पेनल्टी दो, अच्छा एक तो होती है लॉज एंड रेगुलेशन की तरफ से पेनल्टी, एक हो सकता है कोई कस्टमर आपके ऊपर केस फाइल कर दे, किसी को नुकसान हो जाए तो उसकी भी मसला आ सकता है, उससे रिलेटेड भी आपको कुछ ना कुछ डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न से रिलेटेड आपको करना पड़ेगा। दूसरा मसला,
आपकी जो इन्वेंट्री है वो आ जाती है, ठीक है। लेट्स से जून में आपने इन्वेंट्री रिसीव कर ली, ठीक है। उसकी जून की इन्वेंट्री जो आपने रिसीव करी वो बिल होगी 15 जुलाई को। 15 जुलाई को आपके पास इनवॉइस आएगी। मैं अगर आपको अपनी कंपनी की एग्जांपल दूं ना, मेरी कंपनी में बुक कीपर्स हैं, और बुक कीपर्स होते कौन है? बुक कीपर्स होते हैं, कोई सीए क्वालिफाइड तो नहीं होता, जाहिर है। सीए सीए करा है तो बुक कीपिंग करने के लिए थोड़ी करा सीए उसने, ठीक है। एसीसीए क्वालिफाइड भी नहीं होता, क्योंकि एसीसीए फाइनलिस्ट लेवल के लोग शायद बुक कीपिंग कर लें, या फिर एसीसीए जो स्टार्टिंग फेज में कर रहे हैं वो लोग कर लें। लेकिन जाहिर है एसीसीए क्वालिफाई भी चाहता है कि भाई कोई असिस्टेंट मैनेजर या इस टाइप की पोजीशंस पे वो काम करे, एटलीस्ट लीड कर रहा हो, कुछ कुछ कर रहा हो, ठीक है। तो जो बुक कीपर्स लेवल के लोग होते हैं वो नॉर्मली होते हैं बीकॉम पास हो गए या इस टाइप के लोग होते हैं। तो उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, उनको नहीं पता होता। तो यार वो नॉर्मली क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि यार बिल आएगा तो रिकॉर्ड करेंगे, बिल नहीं आएगा तो रिकॉर्डिंग ही नहीं करेंगे, ठीक है। नॉर्मली उनका एटीट्यूड ये होता है कि भाई बिल आएगा, पता चलेगी अमाउंट ये है तो हम रिकॉर्ड करेंगे, अभी तो बिल ही नहीं आया, रिकॉर्डिंग क्या करें। ये नॉर्मल प्रैक्टिस बता रहा हूँ मैं इंडस्ट्री की, नॉर्मल प्रैक्टिस, ठीक है ना। वो जाके खड़े, जाहिर है फाइनेंस डिपार्टमेंट देखें, एक एक होता है, एक कमरे में बैठा हुआ डिपार्टमेंट है, ठीक है। वो कोई सारा दिन वो वेयर हाउस में थोड़ी खड़ा हुआ है कि भाई इन्वेंट्री आ गई, चलो चलो रिकॉर्डिंग मारो। उस वो थोड़ी खड़ा हुआ है भाई इन्वेंट्री के वेयर हाउस में। वो तो इन्वेंट्री का एक अलग बंदा होता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं वो तो एक कमरे में काम कर रहे हैं, उनके पास बिल आता है, बिल देखते हैं, अच्छा ये रिकॉर्डिंग करनी है, वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। हो सकता है कि वो उसने अक्रूवल इन्वेंट्री डेबिट करी ना हो, जून की इन्वेंट्री इसने डेबिट करी ना हो, क्योंकि वो तो 15 जुलाई को रिसीव होगा बिल। उसने ये इन्वेंट्री बुक नहीं करी हो सकता है बुक करी भी हो तो 15 जुलाई की डेट पे करी हो, बैक डेटेड पे ना करी हो। इन्वेंट्री डेबिट उसने 15 जुलाई को करी हो, मतलब 30 जून पे आपका इन्वेंट्री का बैलेंस क्या हो गया? अंडर स्टेट हो गया। बातें समझ में आ रही है? पेबल क्या हो गया आपका? पेबल भी तो साथ में रिकॉर्ड करना था, पेबल क्या हो गया? अंडर स्टेट। इन्वेंट्री क्या हो गई? अंडर स्टेट। तो इस केस में आपकी क्या हो गई? मिस स्टेटमेंट आ गई, ठीक है ना। तो रिस्क क्या है, आपने देखना पड़ेगा कि मैं इसने बुक करा है या नहीं करा। दूसरा मसला, पेमेंट आपकी कब हो रही है? 60 डेज में। अच्छा, कुछ बुक कीपर और ज्यादा निहाय वो होते हैं कि भाई कि वो इनवॉइस पे नहीं चलते। वो बोलते हैं भाई हम तो वही लोग हैं भाई, कैश आया तो हमारा रेवेन्यू, कैश गया तो हमारा एक्सपेंस। वो चलते ऐसे बिल बिल से नहीं चलते। वो क्या करते हैं, बैंक स्टेटमेंट उठाते हैं, बैंक स्टेटमेंट में ट्रांजेक्शन जो आती है उसको रेवेन्यू, जो ट्रांजेक्शन जाती है उसको एक्सपेंस, ठीक है। अब जब आपके पैसे निकले ही नहीं तो वो इन्वेंट्री बुक ही नहीं करेंगे। वो बोलेंगे पैसा निकला नहीं तो इन्वेंट्री बुक करने की क्या जरूरत है, पैसा निकलेगा जब बुक करेंगे। वो मैं एक्सट्रीम लेवल के बुक कीपर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे भी बुक कीपर्स हैं मार्केट में, इंडस्ट्री में ऐसी प्रैक्टिसेस भी चल रही हैं। लेकिन जो थोड़े सही लेवल के बुक कीपर्स हैं वो मैंने बताया आपको बिल से चलते हैं। बिल से आगे तो वो भी इतना ज्यादा एडवांस में नहीं होते कि भाई जून में इन्वेंट्री आ गई चलो चलो रिकॉर्ड कर लो। इतने एडवांस वो भी नहीं होते कि जीआरएन की बेसिस पे रिकॉर्ड कर दी जाए, ठीक है। तो वो भी बिल का इंतजार करते हैं नॉर्मल बुक कीपर। लेकिन एक होता है एक्सट्रीम लेवल कि वो तो पेमेंट का इंतजार करते हैं। तो हो सकता है कि यार आपने पेमेंट जिसकी ना करी हो वो भी बुक ना कराओ। तो ये भी एक मसला। तो क्या क्या मसले हमने करे? पहला मसला कि आपने एक तो नॉन कंप्लायंस करी, बैंड सब्सटेंस को यूज करा ना, नॉन कंप्लायंस है, पेनल्टी आ सकती है आपके ऊपर। दूसरा मसला, सेल्स रिटर्न आपको बुक करना पड़ सकता है। हो सकता है किसी कस्टमर की कंप्लेंट आ जाए और वो केस फाइल कर दे, आपको उसको अगर नुकसान हो जाएगा तो आपको उससे रिलेटेड भी कोई ना कोई प्रोविजन या कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करनी चाहिए। दूसरी चीज कि यार आपकी अक्रूवल्स का मसला, कि यार अक्रूवल्स आपने हो सकता है कि उसकी बुकिंग सही ना करी हो, इन्वेंट्री को टाइमली बुक ना कराओ, जून की इन्वेंट्री आपने बुक ना करी हो, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। इसके आंसर को एक नजर हम डालें, थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली चीज, अच्छा एक और चीज इसके अंदर थी, एक और चीज इसके अंदर थी कि इन्वेंट्री, हो सकता है कि आपके पास वो अभी भी रॉ मटेरियल आपकी इन्वेंट्री में पड़े हों। हो सकता है अभी भी रॉ मटेरियल आपकी इन्वेंट्री में पड़े हों। वो वाले रॉ मटेरियल जो कि बैंड सब्सटेंस जिसमें यूज हुआ हुआ है, जिसमें बैंड इंग्रेडिएंट यूज हुआ हुआ है, वो रॉ मटेरियल हो सकता है अभी भी आपके पास इन्वेंट्री में पड़े हुए हो। तो जब अब आप उस रॉ मटेरियल को यूज ही नहीं कर रहे, अब जब आप रॉ मटेरियल को यूज ही नहीं कर रहे, आपके लिए वो रॉ मटेरियल कचरा हो गया।
तो अब रॉ मटेरियल को आपको क्या करना पड़ेगा, राइट डाउन करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा कंप्लीटली, उसका एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो रॉ मटेरियल हो सकता है आपने डिस्पोज ऑफ ना करा हो। तो पहली चीज प्रोविजन वाली बात हमने कवर कर ली, अक्रूवल एंड पेबल वाली बात कवर कर ली, इन्वेंट्री वाली, सेल्स रिटर्न वाली। आपने देखने की आज सारे पॉइंट्स आपने आइडेंटिफाई करे थे नहीं करे थे। बाकी नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर्स हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह हम जब आगे मजीद फर्दर क्लासेस में चीज़ें सीखेंगे, ऑडिट प्रोसीजर्स को ड्राफ्ट करना सीखेंगे, तो एक दफ़ा आप खुद से भी इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर हम आगे चीज़ें सीखेंगे। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या जो प्रोसीजर्स लिखे हैं वो अदर्शन को हिट करे नहीं करे। देखें, ये वाला मसला जो है ना, ये वाला मसला बच्चे इवन एडवांस ऑडिट लेवल पर भी करते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता कि प्रोसीजर क्या अदर्शन को एड्रेस कर भी रहा है नहीं कर रहा। ये एडवांस लेवल की आपको बातें बता रहा हूं मैं कि यार बच्चे वहां स्टक हो रहे हैं। हालांकि ये पार्ट जो है आपका कैफ लेवल का पार्ट है, कैफ लेवल पे आप सीखते हैं कि भाई प्रोसीजर्स की अदर्शन कौन सी होंगी। ठीक है, रिस्क है तो रिस्क की कौन सी अदर्शन, ये सारी चीजें आप एडवांस लेवल पे सीखते हैं, इधर की सीखने की नहीं है ये ओ सॉरी, ये सारी चीजें आप कैफ लेवल पे सीखते हैं। ठीक है, एडवांस लेवल पे तो सिर्फ आपको है ना मतलब आगे की चीजें देखनी होती हैं, लेकिन बच्चे इधर स्टक हो रहे होते हैं सीफैब लेवल की पे, ये वाली चीज पे स्टक होते हैं कि अदर्शन उनको नहीं पता होती कि भाई कौन सी अदर्शन हिट कर रही है। ठीक है, तो ये हमें चीज आइडेंटिफाई करनी है। Yamin is an audit junior in firm of chartered accountants. He was recently assigned to an audit client, Tech Innovations, a company specializing in software development and technology solutions. TIL has significant intangible assets, primarily consisting of internally developed software and acquired patents. Yamin performed the following audit procedures at the assertion level. ठीक है भाई, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करे, कंप्लीटनेस के लिए इसने परफॉर्म करा, ट्रेस द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स टू द फिगर्स इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस। इसने क्या करा, लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स इसने उठाई जो जो इसने परचेज करी थी। ठीक है, उसको इसने मेक श्योर करा क्या वो ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड कर दी है। देखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ से बनती है, ट्रायल बैलेंस से बनती है। ये बात समझ में आ रही है, क्या ट्रायल बैलेंस में जो फिगर आ रही है क्या वो कंप्लीट रिकॉर्ड हुई है, उसको मेक श्योर करने के लिए उसने ट्रायल बैलेंस की जो अमाउंट आ रही थी कि भाई उसको कहाँ से चला, ये चला सबसे पहले इसने लिस्ट उठाई, जो जो चीजें अक्वायर करी हैं, किसी ने एक लिस्ट बनाई होगी कि भाई हमने ये इंटेंजिबल एसेट्स अक्वायर करें। इसने मेक श्योर करा ये सारे जितने भी 10 के 10 इंटेंजिबल एसेट्स आ रहे हैं कि सारे के सारे ट्रायल बैलेंस में आ रहे हैं, क्या रिकॉर्डिंग प्रॉपर हुई है। तो उसने मेक श्योर करा हाँ यार कंप्लीट रिकॉर्डिंग करी है, 10 के 10 आ रहे हैं। अगर तो ट्रायल बैलेंस में 9 आ रहे हैं तो इसका मतलब ये ट्रायल बैलेंस में कंप्लीट रिकॉर्डिंग नहीं है। तो पहला वाला तो सही है। अब आ जाते हैं ये वाला, इसने क्या करा, फिर उठाए इसने सॉफ्टवेयर के लाइसेंसेस और पेटेंट्स जो इसके पास पड़े हुए थे, लाइसेंसेस को देखा। अब इससे मुझे ये बताएं, लाइसेंसेस को देखने से क्या वेरीफाई होगा, कंप्लीटनेस वेरीफाई होगी क्या, ये पता चल रहा है कि क्या कंप्लीटली रिकॉर्डेड है, कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, सिर्फ ये देख रहा है। लाइसेंसेस उठाए, जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको इंस्पेक्ट कर रहा है, एक दफा देख रहा है। ठीक है, जितने भी पेटेंट्स के लाइसेंसेस वगैरह हैं वो सारी चीजें उसको देख रहा है। देखने से क्या ये पता चलेगा कि सारी चीजें ट्रायल बैलेंस में कंप्लीट रिकॉर्डेड है, नहीं पता चल रहा। तो पता क्या चल रहा है इससे, इससे पता चल रहा है एग्जिस्टेंस, क्या जो चीजें रिकॉर्डेड हैं तो देख रहा हूं उसको एक्चुअल में लाइसेंसेस वाकई में हैं, तो ये वाकई में इंटेंजिबल एग्जिस्ट करते हैं, इससे एग्जिस्टेंस वेरीफाई हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि भाई मैंने ये वाला जो प्रोसीजर था ये गलत था। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करना था आपने। ठीक है, अच्छा ये वाले में आ जाते हैं एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन। चेक द कैलकुलेशन in the amortization schedule provided by TIL verified that the amortization rates applied to internally developed software and acquired patents are in line with TIL's accounting policy। अच्छा, पहली चीज
एक्यूरेसी में आपने कैलकुलेशन चेक कर ली, कैलकुलेशन मतलब रीकैलकुलेशन एक दफ़ा कर ली जो कि अमोटाइजेशन की थी। फिर इसके अलावा आपने देखा अमोटाइजेशन के रेट आपने सही लिए हुए हैं नहीं लिए हुए वो आपने देख लिया, तो मतलब दोनों सही हैं, दोनों में एक्यूरेसी वैल्यूशन वेरीफाई हो रही है। अब आ जाते हैं राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। पहला पढ़ते हैं वेरीफाइड रिकॉर्डेड अमाउंट्स इन द लेजर्स बाय क्रॉस रेफरेंसिंग देम विद द इंटेंजिबल एसेट रजिस्टर। Verified the recorded amounts in the ledger by cross-referencing them with the intangible register। आप क्या कर रहे हैं, लेजर आपने उठाया, ठीक है, इंटेंजिबल का, और इंटेंजिबल एसेट का रजिस्टर उठाया, दोनों को आपस में क्रॉस रेफरेंस चेक करें क्या दोनों आपस में मैच करें। अब मुझे ये बताएं इससे क्या पता चल रहा है कि ये वाकई में मेरा हो सकता है भाई इंटेंजिबल एसेट रजिस्टर में मैंने वो भी इंटेंजिबल डाल दिया जिसमें मेरा राइट ना हो, किसी और का हो। क्या इससे मुझे पता चल रहा है ये चीज़ कि इस पे मेरा राइट है? पता नहीं चल रहा, तो ये जो प्रोसीजर है वो इररेलेवेंट है। रिव्यूड कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट रिलेटेड टू टीआईएल इंटेंजिबल एसेट। हाँ, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट देखूंगा तो पता चलेगा पार्टी का नाम क्या लिखा हुआ है, पार्टी का नाम लिखा हुआ होगा उसमें टैग इनोवेशन, अगर तो टीआईएल लिखा हुआ होगा तो मतलब इस पे मेरा राइट है, मैं यूज कर सकता हूं। तो इधर से मुझे पता चलेगा ये वाला सही है ये वाला गलत है। Existence. Obtain the intangible asset register and trace the recorded amount to acquisition documents। आप क्या कर रहे हो, आपने एक इंटेंजिबल एसेट का रजिस्टर उठाया और उसको कहाँ से देख रहे हो, जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं वहां से देख रहे हो, एग्जिस्टेंस आपकी वेरीफाई कर जाएगी, ठीक है। Obtained management representation that all intangible assets are disclosed to auditor and TIL holds valid licenses for them। आप मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेटर ले रहे हो, उससे वो मैनेजमेंट बोल रही है उसमें कि भाई मैंने सारी चीजें आप डिस्क्लोज कर दी हैं जो जो मेरी नॉलेज में दी। इससे एक्सिस्टेंस कैसे पता चलेगी कि वाकई में एग्जिस्ट करता भी है नहीं करता? ये रेलिवेंट प्रोसीजर थोड़ी है, इससे कोई एग्जिस्टेंस थोड़ी पता चलेगी। इससे तो हो सकता है चलो कंप्लीटनेस सम हाउ, आप बोलो हाँ यार ठीक है ये कंप्लीटनेस के लिए सम हाउ थोड़ा सा रेलिवेंट है, लेकिन सिर्फ सोनली इस पे तो रिलाई कर नहीं सकते वैसे तो। लेकिन कंप्लीटनेस के लिए आप कह सकते हैं भाई आपने सारी चीजें बता दी हैं, सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली हैं, सारी चीजें डिस्क्लोज कर ली हैं, तो समहाउ ये उसके लिए रेलिवेंट आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए तो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये वाला ठीक है, ये वाला सही नहीं है। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में आ जाते हैं। कंफर्म दैट एनी रिवेलेशन और इम्पेयरमेंट लॉसेज आर एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड इन अकॉर्डेंस विद IAS 38 IFRS, ये बिल्कुल ठीक है। Reviewed acquisition agreement to identify terms and conditions such as amortization periods and legal rights। आप एग्रीमेंट को अगर देख रहे हैं, सिर्फ एग्रीमेंट को देख रहे हैं, उसमें देख रहे हैं अमोर्टाइजेशन का पीरियड क्या है, ये क्या है, तो उससे डिस्क्लोजर क्या वेरीफाई हो रहा है? डिस्क्लोजर तो कोई वेरीफाई नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। एक नज़र हम एक दफ़ा देख लेते हैं कंप्लीटनेस का इरेलीवेंट प्रोसीजर, कंडक्टेड इंस्पेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस, नो प्रोसीजर लैग, यही हमने पढ़ा था, इधर भी हमने यही पढ़ा था। अच्छा, इसमें हमें एडिशनल प्रोसीजर्स भी लिखने थे, 2 एडिशनल प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर्स में अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, तो उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जब हम डिटेल में प्रोसीजर्स वाले एरिया को कवर करेंगे तो फिर ये वाली चीज़ें भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर वही बात हुई है, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 की तरफ हम आ जाते हैं जिसमें हमें क्या 3 कंट्रोल्स के डिस्कस करना है। 3 कंट्रोल्स को, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज में क्लाइंट्स पर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। TPL operates in a highly decentralized manner with each of its 3 plants having significant autonomy over procurement process. TPL's procurement strategy emphasizes rapid sourcing to minimize production delays, especially for high demand components critical to their manufacturing process। 3 प्लांट्स ऑपरेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट नहीं है। हर प्लांट का अपना एक प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, अपना एक बंदा है, अपना एक बंदा है वो उसके हिसाब से प्रोक्योर करता है, ठीक है। अच्छा, टीपीएल की जो स्ट्रेटजी है वो ये होती है कि भाई हमें क्विक क्विक फॉरेन प्रोडक्शन के लिए जो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें प्रोक्योर करनी है, भाई फॉरेन फॉरेन आपने मंगवा के देनी है, ज़्यादा चीज़ें फॉरेन मंगवानी है, ठीक है, ताकि प्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम ना लगे।
लेकिन उससे कुछ मसले आ रहे हैं, कुछ मसले आ रहे हैं। मसला क्या है? पहला मसला कि भाई सेवरल प्लांट्स हैव एंटर्ड इनटू बाइंडिंग परचेज एग्रीमेंट विद वेंडर्स, वेंडर के साथ आपने एग्रीमेंट कर लिया विदाउट प्रॉपर ऑथोराइजेशन और अप्रूवल। भाई हमेशा एक चीज याद रखें कि प्रोक्योरमेंट जब भी कोई चीज की करते हैं सबसे पहले क्या बनती है? परचेज रिक्विजिशन। भाई बंदा रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करेगा भाई ये चीज चाहिए हमें, ठीक है। परचेज रिक्विजिशन भी एक बंदा प्रिपेयर करता है, दूसरा बंदा कोई हेड वगैरह होगा उस डिपार्टमेंट का, वो उसको अप्रूव करेगा, ठीक है। देन वो प्रोक्योरमेंट के पास जाता है। प्रोक्योरमेंट वाला उसके ऊपर वर्क करता है कि भाई वो क्या विद इन दी बजट है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें चेक करके फिर उसके बाद वो डिफरेंट लोगों से कोटेशंस ऑब्टेन करता है, ठीक है। कोटेशंस लेता है, बेस्ड ऑन कोटेशंस वो क्या करता है? सेलेक्ट करता है कि भाई मैं इस बंदे से, इस वेंडर से मंगवा लूं। अच्छा, कोटेशंस भी आइडियली क्या होनी चाहिए? आपकी एक लिस्ट होनी चाहिए, अप्रूव्ड वेंडर्स लिस्ट। उसमें से आप कोटेशंस मंगवाते हैं और उसी में से सेलेक्ट करते हैं भाई लेट्स से ये तीन है, तीन में से ये वाला बंदा अच्छी क्वालिटी दे रहा है, अच्छी प्राइसिंग भी है और अच्छे क्रेडिट टर्म्स भी है, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन आप उस पर्टिकुलर वेंडर को एक परचेज ऑर्डर देते हो, ये एक सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट है परचेज ऑर्डर के, भाई मैंने आपको ऑर्डर दिया है, ये कंफर्मेशन है कि भाई मैंने ऑर्डर दिया है, मैं इससे बैक नहीं होगा। जाहिर है परचेज ऑर्डर जब आप देते हो तो सामने वाला फिर आप उस पर पैसे लगाता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो भी है वो स्टार्ट करेगा, या फिर उसके पास गुड्स पड़े हुए होंगे, तो वो एक कंफर्म होता है हाँ भाई किसी और को अब मुझे सेल नहीं करना ये वाले गुड्स, ये गुड्स इसने मुझे कंफर्म कर दिया अब इसी को सेल होंगे, ठीक है। तो परचेज ऑर्डर एक सॉर्ट ऑफ, अच्छा परचेज ऑर्डर भी डायरेक्टली रेज ऐसे आप दे नहीं हो प्रोक्योरमेंट वाला, वो किसी ना किसी से साइन होगा, फाइनेंस वाला उसमें साइन करेगा हाँ यार ठीक है आप परचेज कर लो, जो भी हायरार्की है वो साइन करती है और उसके हिसाब से हो जाता है। अब मसला क्या हुआ, इधर आपने पीओ रेज कर दिया, परचेज एग्रीमेंट कर लिया, विदाउट एनी प्रॉपर ऑथोराइजेशन और अप्रूवल आपने परचेज ऑर्डर सामने वाले को दे दिया, ऑफन एक्सीडिंग दियर डेलीगेटेड फाइनेंशियल अथॉरिटी। देखें प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में हर बंदे की एक अथॉरिटी होती है कि यार ये वाला बंदा जो है लेट से 25,000 तक के गुड्स को अप्रूव कर सकता है, ये वाला बंदा लेट से मैक्सिमम लाख तक के गुड्स को अप्रूव कर सकता है, ठीक है। फिर इसके हायर सीनियोरिटी होगी वो 5 लाख मैक्सिमम कर सकता है, 5 लाख से ऊपर जाएगी तो हम बोर्ड में बताएंगे, या फिर 1 मिलियन से, वो डिपेंडिंग ऑन कंपनी के भाई, लेट से 1 मिलियन से ऊपर जाएगी तो हम बोर्ड से अप्रूवल लेंगे या फिर सीएफओ से अप्रूवल लेंगे, तो वो डिफरेंट सिनेरियोज उसके बन सकते हैं। अब इधर मसला क्या हो रहा है कि आपने ऐसी चीजें मंगा ली, ऐसी परचेज ऑर्डर मंगा लिए, कोई एग्रीमेंट नहीं, और कोई अप्रूवल नहीं, कोई ऑथोराइजेशन नहीं, परचेज ऑर्डर आपने दे दिया और फिर उसमें क्या करा, आपकी फाइनेंशियल अथॉरिटी भी नहीं थी, आपने वो चीज मंगवा ली। In some cases, these unauthorized commitments were discovered only after the goods had been delivered and invoices received. ले भाई, गुड्स भी आ गए, इनवॉइसेस भी आ गई, और बाद में पता चला अभी तक आपने परचेज ऑर्डर जो है आपने अप्रूवल ही नहीं करवाया परचेज ऑर्डर का, आपने परचेज रिक्विजिशन का अप्रूवल ही नहीं है, आपने बस फोन आया भाई ये चीज मंगवा दो, आपने मंगवा दी और कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, गुड्स आ गए, इनवॉइसेज आ गई, जब पैसे निकालने की बारी आई तो पता चला फाइनेंस डिपार्टमेंट को भाई ना तो परचेज ऑर्डर है ना तो परचेज रिक्विजिशन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक सिग्निफिकेंट मसला है। लीविंग द कंपनी विद सिग्निफिकेंट अनअप्रूव्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, तो अब आपने बताना है भाई इधर कंट्रोल्स क्या होने चाहिए। अगर मैं बात करूं कंट्रोल ये होना चाहिए कि भाई सबसे पहले तो ये हो कि भाई एक पॉलिसी आप डिजाइन करो कि प्रोक्योरमेंट की ये पॉलिसी होगी, ठीक है। इतना टाइम लगेगा प्रोक्योर करने में, पॉलिसी में आप मेंशन कर लो कि भाई रिक्वेस्ट आएगी, एक बंदा परचेज रिक्विजिशन करेगा, वो एक बंदा प्रिपेयर करेगा, एक बंदा अप्रूव करेगा, देन हम कोटेशन ऑब्टेन करेंगे, देन 3 कोटेशन लेंगे उसमें से सेलेक्ट करेंगे, परचेज ऑर्डर होगा, एक पूरा जो भी पॉलिसी है एक मैनुअल है वो आप डेवलप करके आप सर्कुलेट कर दो हर जगह, ठीक है ना, ताकि सबको पता हो भाई ये चीजें होंगी, ठीक है। और किसकी क्या अथॉरिटी है वो भी आप उसमें बड़ी क्लियर कर दो, भाई इस बंदे की ये अथॉरिटी होगी और स्ट्रिक्टली उस पॉलिसी को आप फॉलो करो, ठीक है। विदाउट एनी प्रॉपर प्रॉपर रिक्विजिशंस, विदाउट एनी परचेज ऑर्डर, ऑथोराइजेशन और अप्रूवल्स,
आपके गुड्स नहीं आएंगे। और अगर ऐसा कुछ होता है, अगर उसको बाईपास करा जाता है, तो उसके एक्शंस क्या होंगे वो भी आप उसमें आप बड़े क्लियरली कम्युनिकेट कर दो। ठीक है, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीज को एक सॉर्ट ऑफ एक प्लान बनाओ और उस प्लान के हिसाब से आप स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करो। ठीक है, दूसरी चीज, there have been increasing instances of collusion between plant procurement officer and certain vendors। ये बहुत ज्यादा चीजें होती हैं कि यार जो प्रोक्योरमेंट वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई लेट से मैं चीज मंगवा रहा हूँ, ठीक है, वो मुझे रेट बोलेगा 100 रुपए। ठीक है भाई, 100 रुपए की ये चीज आएगी। आप उसको बोलते हो कि भाई एक काम कर, तो मुझे इनवॉइस बना के दे 120 की। ठीक है, 120 की बना के दे, उसमें से 10 रुपए किसका कट, मेरा कट, या 15 रुपए मेरा कट, 5 रुपए तुझे भी एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। वो बोलेगा मसला ही नहीं है, इनवॉइस 120 की बना के दे देता हूँ। वो 120 की बना के देगा, ये भाई क्या करेंगे, वो 120 मंगा लेंगे, 10 रुपए आप उसको कट मिल जाएगा ये। तो लीडिंग टू इन्फ्लेटेड प्राइस, प्राइस बढ़ गई, 100 से 120 हो गई। एंड किकबैक्स, मतलब किकबैक्स मतलब खांचे। ठीक है, the decentralized nature of the procurement process has made it difficult to detect such fraudulent activities। अब इसके लिए क्या करें? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो आपने क्या करना होगा, एक सेंट्रलाइज्ड अपना प्रोक्योरमेंट बनाएं। ये जो अलग अलग है ना, सबसे पहले तो ये चीज खत्म करें, एक सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट बनाएं। ठीक है, दूसरी चीज आप ये करें कि एक अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट बनाएं कि भाई इन्हीं वेंडर से हम कांटेक्ट करेंगे। तीसरी चीज, आप एक इंटरनल ऑडिट करवाएं, उसमें देखें कि भाई जो प्राइसेस हैं वो मार्केट से कोई बहुत ज्यादा इंक्रीज तो नहीं है। अच्छा, इसमें होता भी क्या है कि एक बंदे की अगर अप्रूवल है लेट से 5 लाख रुपए की, तो वो क्या करेगा कि भाई वो ऐसी चीजें मंगवा रहा होगा जो कि 4 4 लेट से 3 लाख की चीज है। ठीक है, वो विद इन अपनी अप्रूवल लिमिट में वो उसी चीज को क्या करेगा, फुली यूटिलाइज करके वो मंगाएगा 4.5 लाख की। ठीक है ना, 1.5 लाख का इसमें क्या हो गया, 1.5 लाख में इधर उसका कमीशन आ गया, मतलब खांचा बोलना है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं वो क्या करे, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट क्या करे, ये चीज को मॉनिटर करे। देखिए भाई कोई ऐसी तो चीजें प्रोक्योर नहीं हो रही जो मार्केट से बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड प्राइस पर हो रही हो। ठीक है, उस चीज को वो देखे। और करीब करीब उसकी लिमिट में, जिसकी अप्रूवल लिमिट है 5 लाख, तो वो आ रही है कोई 4 लाख 90 हजार की, 4 लाख 95 हजार की, करीब करीब उसकी लिमिट में वो फुली यूटिलाइज कर रहा हो अपनी लिमिट को। तो ये चीज आपने मेक श्योर करनी है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट जब उसके ऑडिट्स करेगा तो वहां से ये चीज हमें आइडेंटिफाई हो जाएगी। ठीक है, due to the lack of standardized vendor evaluation criteria across plants, some vendors have been awarded contracts based on personal relationship rather than being objective performance metrics। अच्छा जी, अब मसला इधर क्या हो रहा है कि भाई सबका अपना अपना डिसेंट्रलाइज्ड है, सब अपना अपना कर है, तो उसमें क्या होता है भाई, प्रोक्योरमेंट वाले अपने जो दोस्त यार होते हैं ना उसको अंदर डाल रहे हैं कि भाई हाँ यार तुम हमें माल दो, तुम हमें गुड्स दो। अब उसमें क्या होता है, पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से जो वेंडर्स हैं उसमें एक तो सप्लायर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, गुड्स भी देर से देते हैं। ठीक है, प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएट करती है, और वो बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करें, उस केस में देखें वंस अगेन यही आपकी अप्रूव वेंडर लिस्ट पहले तो आप बनाओ। जब आप अप्रूव उसको कर रहे हो ना, तो उसका कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, आप उसको पहले एवेल्युएट करो। भाई वो वेंडर का मार्केट में नाम कैसा है, मार्केट में कितने टाइम से वो एग्जिस्ट है, अभी नया नया तो नहीं बना। ऐसा तो नहीं कि प्रोक्योरमेंट वाले बंदे ने अपनी दूसरी कंपनी खोल ली हो, दूसरी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली हो, और किसी के नाम पे बना लियो, किसी दोस्त के नाम पे, उसको बोले कि भाई तुम अपना नंबर वगैरह डाल के ऑपरेट करो, लेकिन वो हो उसी प्रोक्योरमेंट वाले बंदे की। ठीक है, तो ये चीज आपने बड़ा देखना इंपॉर्टेंट है कि भाई वो उसी प्रोक्योरमेंट वाले बंदे की तो नहीं है, कितने टाइम से वो कंपनी एग्जिस्ट करी है, मार्केट में रेपुटेशन क्या है, किस जगह उसकी फिजिकल शॉप एग्जिस्ट करती है। सिर्फ वैसा तो नहीं सिर्फ इनवॉइसिंग पे वो दिखती है, बाकी फिजिकल कोई शॉप वगैरह नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपने मेक श्योर करनी है। तो उसको प्रॉपर एवेल्युएशन का क्राइटेरिया उसका कि भाई मार्केट में उसकी नाम क्या है,
ठीक है, तो उसको एवेल्युएट करें, हम उसको देखें, उसका किसी के साथ उसका पर्सनल रिलेशनशिप तो नहीं है, वो बंदा कौन है, बंदे का बैकग्राउंड क्या है, वो सारी चीजें डिटेल करके देन उसको अपनी अप्रूव वेंडर लिस्ट में ऐड करें। और फिर एक प्रोसेस होना चाहिए ऑन अ मंथली बेसिस, ऑन अ 2 मंथ बेसिस, आप क्या करें, उस वेंडर लिस्ट को बार बार चेक करें कि यार उसमें से कोई ऐसा बंदा तो नहीं है, कोई ऐसा वेंडर तो नहीं है जो हमें इन्फ्लेटेड प्राइस से बहुत ज्यादा बार बार रेट कोड करता है और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, वो डिलेज कर रहा है। तो उस लिस्ट को हम बार बार रिवाइज भी करें, जो जो पुअर परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको रिमूव करें, जो अच्छे वेंडर्स हैं इनको इनकॉर्पोरेट करें, उनको अपॉर्चुनिटी दें, ना कि हम पुअर परफॉर्मेंसेज वाले सप्लायर्स को अपॉर्चुनिटीज दें। तो ये हमारे कंट्रोल्स, हमें कुछ मेजर कंट्रोल दिए इंप्लीमेंट करने की इसमें जरूरत थी। ठीक है, तो अगर आपने इसी तरीके से चीजों को मेन मेन पॉइंट्स पिक कर लिए तो आपका क्वेश्चन आराम से आप पेपर पास कर सकते थे। अगर आपने ये पॉइंट्स पिक नहीं करे और उसको अच्छे से समझा नहीं सके तो आप पेपर लूज करेंगे, अपने मार्क्स 9 मार्क्स को लूज कर सकते थे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। इंटरनल कंट्रोल फॉर परचेज ऑर्डर ऑथराइजेशन एंड वेंडर सिलेक्शन। स्ट्रिक्ट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आपकी होनी चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए। ऑल पीओ शुड रिक्वायर डॉक्यूमेंटेड प्री अप्रूवल होना चाहिए। सेंट्रलाइज परचेज रिक्विजिशन सिस्टम हो, जैसे कि मैंने बताया पीआर हो, ये सारी चीजें हो। ऑल पीओज आर इनिशिएटेड एंड ट्रैक्ड हो। प्रोक्योरमेंट का मैनुअल हो, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। और रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, उनको बताना चाहिए भाई इस तरीके से ये हमारी एथिकल पॉलिसीज हैं। अच्छा जी, कल्यूजन में रेगुलर ऑडिट हो, वही बात हमने करी। हिस्टोरिकल डेटा शुड बी एनालाइज टू मॉनिटर परफॉर्मेंस ट्रांजैक्शन, रेड फ्लैग्स कुड बी रेज्ड, वही जब ऑडिट होगा तो रेड फ्लैग्स हमें हाईलाइट होंगे कि क्या मसले हैं। अच्छा, दिस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस शुड बी सेग्रीगेटेड इनटू डिस्टिंक्ट रोल्स, कि भाई हर किसी का रोल डिफरेंट हो, रिक्विजिशन बनाने वाला डिफरेंट बंदा हो, अप्रूवल देने वाला डिफरेंट बंदा हो, परचेजिंग करने वाला डिफरेंट बंदा हो, और उसकी पेमेंट करने वाला डिफरेंट बंदा हो, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हो। और अच्छा जी, कॉम्पिटेटिव बिडिंग प्रोसेस होना चाहिए विद अ मिनिमम नंबर ऑफ क्वालिफाइड वेंडर्स, के भाई 3 लोग हमें कोटेशन देंगे, उसमें से सेलेक्ट करेंगे, वही सारी बातें। कॉन्फिडेंशियल विदआउट विसल ब्लोअर मैकेनिज्म शुड बी established। ठीक है, अच्छा जी, सब स्टैंडर्डाइज वेंडर मैनेजमेंट प्रैक्टिस, सेंट्रलाइज वेंडर डेटाबेस होना चाहिए। प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस, जो मैंने बताया प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस क्या, कि भाई आप उसका बैकग्राउंड चेक करो कि रिलेशनशिप तो नहीं है, वो सारी चीज़ आप चेक करो। फिर इसके बाद स्टैंडर्डाइज मैट्रिक्स फॉर एवेलुएटिंग वेंडर परफॉर्मेंस, एक मैट्रिक्स बना लो जिसमें आप वेंडर को एवेलुएट करो, वो ज़्यादा प्राइसेस तो चार्ज नहीं कर रहा, क्वालिटी कैसी मेंटेन कर रहा है, डिलेज तो नहीं आ रहा है, क्रेडिट पीरियड कैसा दे रहा है, वो सारी चीज़ें आप देखो। अच्छा जी, रिगार्ड रेगुलर परफॉर्मेंस रिव्यू शुड बी कंडक्टेड, पुअर परफॉर्मिंग वेंडर शुड बी रिमूव, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर शुड बी रिक्वायर्ड टू साइन एनुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उनसे साइन करवाओ कि भाई आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है। और मैंडेटरी रोटेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट स्टाफ शुड बी इंट्रोड्यूस टू प्रिवेंट क्लोज रिलेशनशिप। तो होपफुली वही सारी बातें, ठीक है, उसमें फर्दर पॉइंट टू पॉइंट इसने चीजों को एक्सप्लेन करा है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर तो आपने एक्सप्लेन करा है तो इजीली आपने क्वेश्चन को निकाल लिया होगा। ठीक है, अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे कोड ऑफ एथिक्स का, मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, उसको हम फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी एक बहुत ज्यादा कोई इतना इतना वो नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, इतना ज्यादा टेक्निकल नहीं है, तो इस पे भी मैं बाद में बात कर रहा हूँ। ये वाला हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही ईजी था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये वाला। अगर ये वाला क्वेश्चन किसी ने लूज करा है, ये वाला क्वेश्चन अगर किसी ने लूज करा है, तो मतलब समझ लें 15 मार्क्स, समझ लें ये प्लेट में देगी, ये 15 मार्क्स, और ऊपर के मटेरियलिटी वाले मार्क्स। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ये वाले भी बहुत इजी था। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं था इसमें, इसमें अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर था तो बहुत इजी था, ये भी आपका बहुत इजी था। ठीक है, देन अगर मैं बात करूं ये वाला, कह सकते हैं कि इनहेरेंट कंट्रोल रिस्क थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग हो, लेकिन इतना ज्यादा कोई मुश्किल नहीं था, चीजें अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर थे तो आपने इजीली इसको टैकल कर लिया होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन 7 पढ़ते हैं। यू आर द ऑडिट मैनेजर एट अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट मैटर्स कंसर्निंग द लिस्टेड ऑडिट क्लाइंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2024 आर प्रेजेंटली अंडर योर कंसिडरेशन। During the audit of Zero Synthetic Limited, it was identified that ZSL has recognized revenue from a major contract before the delivery of the goods. The revenue recognized from the contract to 175 million. Management justifies the early recognition by stating that it is a non-cancelable contract. एक non-cancelable contract है for which the customer has already made complete advance payment as the goods were specifically manufactured for them. ZSL had incurred a cost of 150 million on these goods. The profit before tax of ZSL was 400 million.
भाई सीन ये है कि भाई एक है ना, उसको एडवांस पेमेंट रिसीव हो गई, जो कि एग्रीमेंट ये कि नॉन कैंसिलेबल है। वो पेमेंट, वो एग्रीमेंट कैंसिल नहीं होगा, उसको गुड्स हर हाल में लेने पड़ेंगे। जो पार्टी है, कस्टमर है, उसको हर हाल में गुड्स लेने पड़ेंगे। तो उसकी बेसिस पे उसने बोला भाई रेवेन्यू क्रेडिट, ठीक है, और उसने बैंक डेबिट कर दिया। आपने आईफरएस 15 में पढ़ा है कि रेवेन्यू जब भी क्रेडिट होता है जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती है, चाहे कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट हो, वॉट एवर, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी तो रेवेन्यू की बुकिंग होगी, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो रेवेन्यू की बुकिंग नहीं होगी। अब मुझे एक बात बताएं, अगर आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अगर अच्छा नहीं है, आपको ये बात नहीं पता, तो आप इसमें ब्लेंडर करके आ जाओगे। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का अच्छा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी तो रेवेन्यू की बुकिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो अर्ली रिकॉग्निशन करी है 175 मिलियन का रेवेन्यू और 150 मिलियन की उससे रिलेटेड कॉस्ट, तो जाहिर है उससे आपके 25 मिलियन का इफेक्ट आ गया आपके प्रॉफिट पर। प्लस आपकी जो रेवेन्यू की आपने बुकिंग करी, ओवर बुकिंग हो गई 175 की रेवेन्यू से, प्लस आपकी ओवर बुकिंग हो गई आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स की, प्लस आपकी ओवर बुकिंग हो गई आपकी प्रॉफिट्स की 25 मिलियन से। तो ये अगर मैं 25 मिलियन को कंपेयर करूं तो वो मेरे ख्याल से 25 डिवाइड बाई 400 करूंगा तो एक ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स से भी ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर मैं 175 को भी डिवाइड करूंगा तो वो भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होगी। तो मतलब मैटर मटेरियल है। ठीक है, लेकिन ये मैटर परवेजिव नहीं है, क्योंकि कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट है, कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट है, ये बात लिखना इंपॉर्टेंट है कि मैटर परवेजिव नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे दोनों चीजें लिख के आ जाते हैं, अगर तो मैटर परवेजिव है तो हम ये करेंगे, एडवर्स देंगे, अगर तो मैटर परवेजिव नहीं है तो हम ये करेंगे। भाई आपको अगर चीज पता चल रही है कि परवेजिव नहीं है, कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट है, तो बात लिखो और एग्जैक्ट अपना कंक्लूजन बताओ कि भाई इधर परवेजिव नहीं है, इधर क्वालिफाइड देंगे, इधर एडवर्स नहीं है। ठीक है ना? तो वो बात क्लियरली आप बताओ। ठीक है, ये हो गया। इसमें बड़ा इजी था, क्वालिफाइड ओपिनियन आपने बताना था। सिर्फ ड्राफ्टिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए थी इसमें। बायो हेल्थ लिमिटेड इज engaged in extensive research and development activities. BHL has capitalized a large portion of research cost amounting to 300 million, arguing that initial survey suggests that these projects will lead to significant future economic benefit. The profit before tax is 2900 मिलियन। अच्छा जी, अगर हम देखें अगर हमने पढ़ा हो IS 38 को, तो उसके अंदर हमने बड़ा क्लियरली पढ़ा हुआ है कि भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट में रिसर्च कॉस्ट जो होती है वो हमारी क्या होती है, एक्सपेंस आउट होती है। ठीक है, एक्सपेंस करते हैं उसको। और डेवलपमेंट कॉस्ट में भी अगर तो क्राइटेरिया मीट होता है कि भाई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उससे हासिल हो सकते हैं, तो फिर हम कैपिटलाइज करते हैं। तो ये तो प्योरली रिसर्च कॉस्ट है, इसमें तो दो राय नहीं है कि भाई कैपिटलाइज करने की बात ही नहीं है, इसमें तो एक्सपेंस आउट ही करने की बात है, और मैनेजमेंट ने उसको कैपिटलाइज कर दिया है। अगर तो आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की ये बात नहीं पता होगी तो आप अपने क्वेश्चन गलत कर दोगे ऑडिट का। तो ये बात पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अच्छी आनी चाहिए। ठीक है, तो 300 मिलियन को अगर मैं डिवाइड करूं 2900 मिलियन से, तो आई थिंक ये भी मटेरियल होगा। ठीक है, और मटेरियल के हिसाब से इस पे भी, ये भी कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट है, इस पे भी क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे होंगे अगर तो मैनेजमेंट इसको करेक्शन नहीं करती। अच्छा जी, टेक जीनी लिमिटेड, अ टेक्नोलॉजी कंपनी, कंडक्टेड इम्पेयरमेंट एक्सरसाइज फॉर एन इंटेंजिबल एसेट एंड पेटेंट्स। TGL management has estimated the impairment of at 350 million, while your audit team determined it to be a 375 million. The audit team engaged in extensive discussion with management and those charged with governance to understand why the impairment was not recognized at 375 million. However, management decided to record an impairment of 350 million in the financial statement as they believe this is to be their best estimate. The profit before tax 1500 million. आप कह रहे हैं 375 होनी चाहिए, मैनेजमेंट कह रही है कितनी, 350 होनी चाहिए। ठीक है, दोनों में 25 मिलियन का डिफरेंस है। 25 मिलियन की लेट से मैं बोलूँ मिस स्टेटमेंट है। ठीक है, अच्छा जी, आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है 1500 मिलियन। अगर मैं 25 मिलियन को डिवाइड भी कर दूं 1500 से, तो आई थिंक ये कोई 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर, ये 5% से कम होगा, तकरीबन कोई 2 से 3% होगा। तो मतलब ये इममटीरियल है, इममटीरियल है तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, इंडिविजुअली कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, इंडिविजुअली इट इज नॉट अ मटीरियल। हाँ, हम इसको सारी मिस्टर स्टेटमेंट के साथ अक्यूमुलेट करके जरूर देखेंगे क्या वो अक्यूमुलेशन जो है वो क्या वो मटेरियल हो रही है या नहीं हो रही है। अगर तो मटेरियल होगी तो देन हम क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे, अदरवाइज हमारा क्लीन ओपिनियन दे रहे होंगे। तो यही बात, आसान सी बात थी। देखें, ये बिल्कुल मुश्किल सवाल नहीं था, अगर ये बच्चों ने गलत करा तो फिर तो एक सिग्निफिकेंट आप लोगों ने ब्लंडर करा है। ठीक है, ये वही वाली बात आ गई, क्वालिफाइड ओपिनियन आपने देना है। ठीक है,
इधर बात आ गई वही क्वालिफाइड ओपिनियन वाली बात आपने देनी है, ठीक है। इधर आपने आपने एक और चीज, अच्छा इधर एक और चीज थी, जाहिर है कि अगर आपकी एक सिग्निफिकेंट इधर मसला आ रहा है और जो कि इमटेरियल है, लेकिन जाहिर है आपने काम करा, एस्टिमेशन को देखना, ये सारी चीजें देखनी, तो ये आपके लिए अच्छा। और ये कंपनी भी हमारी कौन सी, ये कंपनी भी हमारी लिस्टेड एंटिटी है। ये कंपनी भी हमारी कौन सी, लिस्टेड एंटिटी। और लिस्टेड एंटिटी में आपको पता है कैम भी जा रहा होता है। तो कैम भी जा रहा होता है, तो इस मैटर को इमटेरियल है, इसके ऊपर कोई क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, तो इस मैटर को हम किधर डिस्कस कर सकते हैं, कैम में फर्दर डिस्कस करा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि भाई डिफरेंस बिटवीन द मैनेजमेंट ऑडिटर एस्टीमेट इज ओनली 2% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सिंस द डिफरेंस इन एस्टिमेशन इज बिलो द मटेरियलिटी, देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन द ऑडिट ओपिनियन, ठीक है। मिस स्टेटमेंट मस्ट बी एग्रीगेटेड विद अदर मिस स्टेटमेंट, ठीक है। अगर तो इन एग्रीगेट ये मटेरियल है तो इसके ऊपर फिर ओपिनियन पर इफेक्ट आ रहा होगा। इम्पेयरमेंट इन्वॉल्व हायर असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, जिसकी वजह से इसको कैम में डिस्कस करा जा सकता है और दो चार्जेस गवर्नेंस से कम्युनिकेट करा जा सकता है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एक दफा पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। एक दफा उसको चेक करवा लें, चेक करवाएंगे तो चीजें और क्लियर होंगी कि किधर आप मसला करें, अपने मसले को आइडेंटिफाई करें, अपने मसले को इंप्रूव करें, मसला इंप्रूव होगा उसी पर फोकस करें, आराम से आपका पेपर निकल जाएगा। पेपर निकालना मुश्किल नहीं है, सिर्फ मसला आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। मसला एक दफा आइडेंटिफाई हो गया, आपका पेपर निकलना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। चार, अगर मसला आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो 4 या 6 अटेम्प्ट भी हो जाएंगे, लेकिन आपका मसला आपको नहीं पता चलेगा, बार बार वही गलतियों को दोहराओगे, बार बार पेपर रुकेगा। तो मसला आइडेंटिफाई करें, मसले को सही करें और इंशाल्लाह पेपर आराम से निकल जाएगा। आईकेप को कोई शौक नहीं है आपको फेल करने का, बार बार बुलाने का, ठीक है। आईकेप खुद भी चाहेगा कि भाई आप पास हो जाओ, आगे बढ़ो, आपकी आईकेप की भी आसानी हो, ठीक है ना, नए बच्चे आए, ठीक है। तो इस पे फोकस करें, ठीक है। अपनी गलती आइडेंटिफाई करें, गलती को आइडेंटिफाई करके उस पर फोकस करें, इंशाल्लाह पेपर निकल जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। नेक्स्ट क्लास में और प्रैक्टिस करेंगे, मेजर फोकस हमारा रिफ्रेशर का प्रैक्टिस होगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, क्वेरीज पे ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे, क्वेरीज ज़्यादा से ज़्यादा होंगी इंशाल्लाह। इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे तो हमारा पेपर आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।